तकदीर ने मुझसे हर बार खेल खेला, हर मोड़ पर मुझे तन्हा ही छोड़ा। कभी छीन लिया बचपन का उजियारा, कभी चुरा लिया माँ बाबा का सहारा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। दर्शक बंधु, आज की कहानी है एक मासूम अनाथ लड़की नंदिनी की, जिसने बचपन में ही माँ बाप का साया खो दिया। जिस चाची के घर उसे आश्रय मिला, वहीं से तिरस्कार और तानों की सौगातें भी मिली। जिंदगी के हर मोड़ पर उसने खुद को अकेला और टूटा हुआ महसूस किया। और शादी के बाद जब उसे लगा कि अब उसकी दुनिया में थोड़ा सुकून आया है, तब तकदीर ने एक बार फिर उससे उसका पति छीनकर सब कुछ छीन लिया। उसका हमसफर, उसका सहारा, उसका सब कुछ एक झटके में उससे दूर हो गया। पर तकदीर यहीं कहां थमने वाली थी। दर्शक बंधु कहते हैं, जो बिखरता है वो जुड़ता भी है, जो टूटता है वो फिर से बनता भी है, और जो खोता है वो वापस भी मिलता है। शायद किसी और रूप में, किसी और रंग में कुछ ऐसा ही हुआ नंदिनी की जिंदगी में। तो चलिए, आपका समय नष्ट न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि रामायण में स्पष्ट कहा गया है कि कथा हो या सीख अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और अगर आप एक सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नंदिनी, ओ नंदिनी, कहां मर गई? जरा इधर तो आ। चारपाई पर बैठे बैठे चावल साफ करते हुए कमला ने नंदिनी को आवाज दी। आती हूं चाची। नंदिनी ने रसोई घर से आवाज लगाई, और फिर नंदिनी भागती हुई रसोई घर से निकलकर बाहर आंगन में आई। उसने अपनी चाची से डरते हुए पूछा, क्या बात है चाची, आपने मुझे क्यों बुलाया? शाम को तेरे चाचा जी के दोस्त का बेटा आ रहा है, जरा ठीक से और अच्छा सा कुछ बना लेना। पुलिस में है, बहुत सालों के बाद हम लोगों से मिलने हमारे घर आ रहा है। जब छोटा था तब मिली थी उससे, और अगर पसंद आ गया तो मेरी चचेरी बहन सुमन है ना, तो उसे उसके रिश्ते की बात चलवाऊं। ठीक है चाची, लेकिन शाम के लिए कुछ सब्जी नहीं है। कुछ पैसे दे देती तो मैं बाजार से कुछ ताजी सब्जियां खरीद लाती। नंदिनी बोली, ठीक है, जा चली जा। हाँ, फिर शाम भी होने वाली है, और फिर तू जब तक लौटेगी शाम हो ही जाएगी। और देख लियो, कल सुबह और शाम के लिए कुछ अच्छी सी सब्जियां ले लेना। कमला बोली, ठीक है चाची। इतना कहकर नंदिनी ने दुपट्टा डाला और थैला लेकर निकल पड़ी बाजार की ओर। नंदिनी 18 साल की एक अनाथ लड़की है, देखने में बहुत ही खूबसूरत। गोरा रंग, मोटी आंखें, भरा पूरा बदन, कमर तक के काले बाल। माँ बाप नहीं है बेचारी के, तो अपने चाचा चाची के घर पर रहती है। बस हमेशा ऐसे ही घर के कामों में लगी रहती है। माँ बाप थे जब तक तो स्कूल भी जाती थी, लेकिन माँ बाप के जाने के बाद पढ़ाई भी छूट गई। जैसे तैसे तो चाचा चाची घर में रखने के लिए तैयार हुए, और चाची कमला दिन भर ऐसे ही खटिया पर बैठे बैठे नंदिनी को आदेश देती रहती है। सर्दियों के दिन है और कभी यह भी नहीं कहती कि नंदिनी तू भी 2 घड़ी के लिए आंगन में आकर धूप सेक ले। नंदिनी ही घर का सारा काम करती है। कमला की अपनी कोई औलाद नहीं है, फिर भी वह नंदिनी की कदर नहीं करती, और नंदिनी भी सब सुन लेती है। उसे यह लगता है कि दुनिया में चाचा चाची के अलावा और कोई भी तो उसका नहीं है। इसीलिए वह अपनी चाची कमला की जली कटी बातें सुनती रहती है और कोल्हू के बैल की तरह घर के कामकाज करती रहती है। फिर नंदिनी बाजार पहुंची। उसने कुछ ताजी सब्जियां खरीदी। थैला कुछ ज्यादा ही भारी हो गया था। अब उसकी चाल थोड़ी धीमी पड़ गई। तभी उसने कुछ महसूस किया कि एक लड़का उसका पीछा कर रहा है। उसने अपनी रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी, लेकिन थैले के ज्यादा भार की वजह से वह तेज चाल में नहीं चल पा रही थी। उसने रुककर एक बार पीछे मुड़कर उस लड़के की ओर गुस्से से देखा, तो वह लड़का भी रुक गया और नंदिनी की ओर देखकर मुस्कुरा दिया। नंदिनी ने गुस्से से अपना पैर पटका और आगे की ओर निकल पड़ी। घर के दरवाजे पर पहुंची ही थी कि वह लड़का भी घर की ओर आ रहा था। नंदिनी दरवाजे को खोलकर भीतर गई और उसको देखकर उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। वह थैला लेकर तुलसी चौरे तक पहुंची ही थी कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। नंदिनी ने दरवाजे की दस्तक को अनसुना कर दिया और रसोई की ओर बढ़ गई। तब कमला नंदिनी से बोली, क्यों री, सुनाई नहीं देता क्या कि कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? चाची, मेरे हाथ में सामान है, आप ही दरवाजा खोल दीजिए। नंदिनी कमला से बोली। तभी कमला ने जाकर दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही बोल पड़ी, अरे समर्थ, तुम कैसे हो बेटा? आओ अंदर आओ, आओ ना।
समर्थ ने कमला के पैर छुए और भीतर प्रवेश किया। कमला ने फौरन नंदिनी को आवाज, अरे ओ नंदिनी, जरा पानी गर्म होने तो चढ़ा दे। समर्थ, आया है, हाथ पैर धो लेगा, ठंड बहुत है। जी चाची, चढ़ाती हूँ। नंदिनी ने रसोई घर से जवाब दिया, और सुन, जल्दी से आलू और मेथी के पराठे बना, और हाँ, चाय भी चढ़ा देना। कमला बोली, ठीक है चाची, और कुछ? नंदिनी ने पूछा। नहीं, और मुझे चटनी बनाने का सामान दे दे, मैं चटनी बना लेती हूं, तभी तो पकड़ी खाने का मजा आएगा। तेरे चाचा भी आ रहे होंगे। कमला बोली। थोड़ी देर में नंदिनी ने बाथरूम में पानी गर्म करके रख दिया और चाची को आवाज दी, चाची पानी रख दिया है, अपने मेहमान से कहो कि हाथ पैर धो लें। ठीक है, कमला बोली। तब तक नंदिनी के चाचा हरिनारायण भी आ गए। उन्होंने भी हाथ पैर धो लिए। तब तक नंदिनी ने चाय, गर्मागर्म आलू मेथी के पराठे चटनी के साथ परोस दिए। सबने बात करते हुए मूंगफलियां भी खाईं। फिर 1-2 घंटे के अंदर ही नंदिनी ने रात का खाना भी तैयार कर दिया। आलू गोभी की सब्जी, पराठे, राजमा और चावल, भरवा मिर्च और अचार, साथ में रायता। सब खाने बैठे और नंदिनी खाना परोस रही थी। तब समर्थ बोला, चाची, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। और फिर यह सुनकर नंदिनी नीचे की ओर सिर झुकाकर मंद मंद मुस्कुरा दी। तभी कृष्ण लाल जी बोल पड़े, हाँ, हमारी नंदिनी बहुत अच्छा खाना बनाती है। दूसरे दिन नंदिनी को सुबह जागने में थोड़ी देर क्या हो गई। कमला ने नंदिनी की अच्छे से खबर लेनी शुरू कर दी। यह सब समर्थ ने भी देखा और नंदिनी रोते हुए रसोई घर में चली गई। उसने जल्दी जल्दी सारे काम निपटाकर नाश्ता भी तैयार कर दिया और चाची से बोली, चाची, नाश्ता तैयार है, आप सब खा लीजिए। कमला बोली, ठीक है ठीक है, आज तो देर कर दी तूने, लेकिन कल यह सब नहीं होना चाहिए। तभी हरिनारायण जी बोल पड़े, अरे भाग्यवान, हमेशा क्यों बिटिया के पीछे पड़ी रहती हो? दिन भर तो लगी रहती है बेचारी, एक दिन देर भी हो गई, जागने में तो कौन सा आसमान टूट पड़ा। हाँ हाँ, बिगाड़ो मुझे क्या पराए, घर जाएगी तो तुम वहां भी पैरवी करने चले जाना। कमला बोली, नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि छोटी सी जान सारा दिन घर संभालती है, कभी कभार कोई गलती हो भी गई तो नजरअंदाज कर दिया करो। हाँ हाँ ठीक है, लो पहले नाश्ता कर लो, कमला बोली। तब तक नंदिनी सबके लिए पकौड़े और चटनी ले आई और साथ में गाजर का हलवा। सबने नाश्ता किया। फिर आंगन में नंदिनी बर्तन मांजने बैठी। उसने वहीं आंगन में लगे हेडपंप से 2 बाल्टी पानी भरा और अपना काम करने लगी। वहीं चारपाई पर समर्थ धूप में बैठा अखबार पढ़ रहा था। अखबार तो एक बहाना था, वह तो चुपके चुपके नजर बचाकर नंदिनी को देख रहा था। एकाएक नंदिनी ने बर्तन मांजते समय ध्यान दिया कि समर्थ अखबार की आड़ में उसे ही निहार रहा है। उसने जल्दी जल्दी अपना काम खत्म किया और अंदर चली गई। नंदिनी को समर्थ का ऐसे निहारना अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह कुछ कहती भी तो किससे। वह जानती थी कि उसको अपना समझने वाला कोई नहीं है। सुबह से लेकर सिर्फ काम में लगी रहती है, न पढ़ाई न लिखाई। पता नहीं उसकी जिंदगी कौन सा मोड़ लेने वाली थी। उसके लिए तो सालों से कुछ भी नया नहीं था। वही रोज का काम सुबह से शाम तक और चाची की झड़ी, बस यही बचा था उसके जीवन में। सुख के दिन तो जैसे कभी देखे ही नहीं थे। बेचारी ने यही सोचते सचते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। शाम होने को आई थी, सर्दियों के दिन थे, दिन भी जल्दी ढलता है। कमला को शाम की चाय की तलब लगी। उसने फिर नंदिनी को पुकारा, ओ नंदिनी, शाम की चाय नसीब होगी या नहीं? महारानी, कब तक ऐसे ही सोती रहेगी? अब तो सूर्यनारायण भी विदा हो गए, कुछ लाज शर्म है कि नहीं? चाची की आवाज सुनकर नंदिनी झटपट उठी। रजाई से बाहर आने का मन न होने पर भी उसने जल्दी से आंगन में आकर कमला से कहा, अभी बनाती हूं चाची चाय। वो जरा आंख लग गई थी। और सुन, चाय के साथ कुछ नाश्ता भी बना। ठीक है चाची। और इतना कहकर नंदिनी रसोई में चली गई। समर्थ भी 2 दिन से यह सब देख रहा था। उसे यह सब अच्छा नहीं लगा। नंदिनी के प्रति कमला चाची का जो व्यवहार है वह बहुत ही पीड़ादायक है। इतनी भली लड़की है और उसकी इस घर में यह इज्जत है। शाम की चाय के बाद कमला पड़ोस में किसी से मिलने चली गई। नंदिनी रसोई में रात के खाने की तैयारी कर रही थी। तभी एकाएक समर्थ रसोई में पानी मांगने के बहाने से जा पहुंचा। रसोई में अचानक से समर्थ के आने से नंदिनी थोड़ी घबरा गई। समर्थ बोला, आप घबराइए नहीं, मुझे तो बस पीने के लिए पानी चाहिए था, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो। नंदिनी बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, आप अचानक से आ गए इसीलिए मैं जरा चौंक गई। अभी पानी देती हूं।
नंदिनी ने लोटे में रखा गुनगुना पानी गिलास में डालकर समर्थ को दे दिया। समर्थ ने पानी पिया और बोला, क्या मैं थोड़ी देर आपसे बात कर सकता हूं? अगर आपको कोई ऐतराज ना हो। जी कहिए। भला मुझे क्या ऐतराज हो सकता है? अच्छा, आपसे एक बात पूछूं? समर्थ ने सवाल किया। हाँ, पूछिए, नंदिनी बोली। कमला चाची आपके साथ ऐसा व्यवहार करती हैं, आप कैसे इतना कुछ सह लेती हैं? मुझे तो उनका बर्ताव बहुत बुरा लगा। समर्थ ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, वह मेरी चाची हैं और मेरी मां समान है, आपको उन्हें कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है। नंदिनी गुस्से से बोली। इसी बीच कमला भी दाखिल हुई। किवाड़ पहले से ही खुले थे। उसने समर्थ और नंदिनी को रसोई घर में आपस में बातें करते हुए देख लिया। फिर क्या था, इतनी खरी खोटी सुनाई नंदिनी को। कमला बोली, मेरे सामने तो बहुत सती सावित्री बनने का नाटक करती है और पीठ पीछे यह गुल खिलाए जा रहे हैं, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। समर्थ बोला, चाची आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस पानी पीने आया था। लेकिन कमला कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उसे तो बस अपनी आंखों देखे पर ही भरोसा था। तब तक कृष्णलाल जी भी आ गए, लेकिन कमला तो जैसे आज चुप रहने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे लग रहा था कि इस लड़के को तो उसने अपनी चचेरी बहन के लिए पसंद किया था। अगर ऐसा ना हो सका तो मायके वालों को क्या जवाब देगी? नंदिनी ने तब तक खाना तैयार कर लिया था। उसने कमला से कहा, चाची पहले सब लोग खाना खा लो और जो बुरा भला सुनाना है बाद में मुझे सुना देना। कृष्णलाल जी बोले, अरे भाग्यवान पराए घर का लड़का हमारे घर में आकर रुका है, ये सब मत कर, शोभा नहीं देता। लेकिन कमला कहां मानने वाली थी। अब ये सब समर्थ सह ना सका और वह अपना सामान उठाकर जाने लगा। कृष्णलाल जी ने बहुत रोकने की कोशिश की, बेटा ऐसे रूठ कर मत जाओ, खाना बन चुका है, 2 निवाले खाकर जाते, वहां दोस्त के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। समर्थ ने दोनों हाथ जोड़कर हरिनारायण जी से माफी मांगी। कमला और कृष्णलाल जी के चरण स्पर्श की और एक झलक नंदिनी को देखकर घर से उसी समय निकल गया। कृष्णलाल जी ने कमला से कहा, यह तुमने अच्छा नहीं किया, बच्चे का बहुत दिल दुखाया है तुमने। बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोला करो। हाँ, मैंने ही तो दुनिया जहान का ठेका ले रखा है दिल दुखाने का, मैं ही तो सबसे बुरी हूं। कमला बोली। इतना सब होने के बाद उस रात किसी ने भी खाना नहीं खाया और उधर नंदिनी ने भी रो रो कर अपना हाल बेहाल कर लिया था। बस अपनी किस्मत को कोसे जा रही थी कि आखिर वह पैदा ही क्यों हुई। आज उसकी वजह से एक भले इंसान की इतनी बेइज्जती हो गई। उसे तो जीने का हक नहीं है। और यही सोचते सचते नंदिनी की आंख लग गई। दूसरे दिन जब सब वैसे ही अन्य दिनों की तरह ही चल रहा था, तभी सुबह सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। कृष्णलाल जी ने दरवाजा खोला और देखते हैं कि उनके दोस्त राजबीर जी खड़े हैं। कृष्णलाल जी ने उनसे तुरंत हाथ जोड़कर माफी मांगी। कल रात को जो उनके बेटे के साथ कमला ने बर्ताव किया था। राजबीर जी मुस्कुराकर बोले, कोई बात नहीं मित्र, मुझे समर्थ ने सब बता दिया है। मैं तो यहां रिश्ते की बात करने आया था। मैं चाहता हूं कि नंदिनी और समर्थ की शादी हो जाए। हरिनारायण जी मुस्कुराकर बोले, यह तो बहुत अच्छी बात है कि आपने हमारी नंदिनी को अपने घर के काबिल समझा और समर्थ हमारी नंदिनी से ब्याह करने को तैयार है। नंदिनी बिटिया को एक अच्छा ससुराल मिल जाए और मुझे क्या चाहिए। इतने में कमला भी बाहर आ गई और तुनक कर बोली, यह शादी इससे नहीं होगी, चाहे जो करो, और मैं एक भी फूटी कौड़ी इस शादी में खर्च नहीं करने दूंगी। राजबीर जी घबरा कर बोले, यह कैसी बातें कर रही हो भाभी जी, नंदिनी भी तो आपकी बेटी के समान है। ऐसी बेटी बड़े भाग्य से मिलती है, लक्ष्मी का रूप है नंदिनी, कृपया ऐसी बातें ना करें उसके बारे में। कृष्णलाल जी बोले, अरे भाग्यवान, उस भगवान से डर ऊपर जाकर क्या मुंह दिखाएगी। पाप पुण्य भी तो कुछ होता है, तू तो अपने अहम में लगता है, सब कुछ भूल गई, रहने दो। जी, यह पाप पुण्य का अंतर मुझको मत समझाओ। मैंने एक बार जो कह दिया तो कह दिया, और कमला के आगे कृष्णलाल जी की एक भी ना चल सकी। कमला के मना करने पर कृष्णलाल जी और राजबीर जी ने आपस में कुछ सलाह मशवरा किया कि यह शादी तो होगी, लेकिन अब यह शादी मंदिर से होगी। लेकिन नंदिनी इसके लिए तैयार नहीं थी। वह चाची का दिल दुखाकर इस प्रकार विवाह नहीं करना चाहती थी। उसने राजबीर जी से हाथ जोड़कर विनती की, क्षमा करें चाचा जी, लेकिन मैं इस ब्याह के लिए तैयार नहीं हूं, इस तरह तो कभी नहीं।
जहां बड़ों का दिल दुखे वह जैसी भी हैं मेरी चाची हैं। इतने साल से वह मुझे अपने साथ रख रही हैं और मैं उनके कृतज्ञ होने की बजाय स्वार्थी हो जाऊं। जिस दिन चाची इस विवाह के लिए राजी हो जाएंगी उस दिन मैं यह विवाह कर लूंगी। राजवीर जी बोले, बहुत ही भाग्यशाली थी तुम्हारी मां जो ऐसी बेटी को जन्म दिया। तेरे जैसी बेटी भगवान सबको दे। तू हमेशा खुश रहे, तू जो चाहे तुझे मिले। जब से समर्थ की मां छोड़कर गई है घर की तो जैसे रौनक ही चली गई है। मुझे लगा था कि तेरे आने से मेरे घर के सूने आंगन में फिर से चहल पहल हो जाएगी। खैर कोई बात नहीं, जैसी तेरी मर्जी। बस समर्थ को समझाने में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझा लूंगा। वैसे मेरा समर्थ बहुत समझदार है। और राजवीर जी हाथ जोड़कर हरिनारायण जी से नमस्ते करके दुखी मन से चले गए। इधर नंदिनी भी उलझन में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ठीक किया या गलत। मन के भीतर द्वंद्व चल रहा था। आखिर इस भले इंसान का क्या दोष है? मेरी वजह से आज फिर दूसरी बार उसका अपमान हो गया। विवाह ही तो करना चाहता था वह मुझसे, आखिर मैं करती भी तो क्या। उस समय मुझे जैसा उचित लगा सो मैंने किया। और फिर 2 दिन की पहचान से कोई शादी के लिए हाथ थोड़े ही कर देता है। मैं उससे प्यार भी तो नहीं करती, पसंद भी नहीं करती। कमला भी एक तरफ मुंह फुलाकर बैठी थी। नंदिनी ने नाश्ता बनाया और परोसकर चाचा चाची के पास लेकर जाकर बोली, चाची छोड़ो भी, कब तक ऐसे गुस्सा होकर बैठी रहोगे? लो नाश्ता कर लो। और हाँ, ये कभी मत सोचना कि मैं तुम्हारी खुशी के खिलाफ जाकर कुछ भी करूंगी। शादी तो बहुत दूर की बात है। इतना कहकर नंदिनी रसोई में चली गई। नंदिनी की बात सुनकर हरिनारायण जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने मन में सोचा, कितनी भली बिटिया है, कितनी मासूम और दिल की साफ। और एक यह कमला है जो कभी भी इसका मन नहीं बांझ पाई। कितनी निष्ठुर और कितनी निर्मोही है। फिर कृष्णन लाल जी कमला से बोले, अरे भाग्यवान, नाश्ता कर ले। कितनी भली लड़की है, तेरी मर्जी के खिलाफ कोई भी काम नहीं करती। अब तो थोड़ा समझ ले, थोड़ा ममता बरसा दे इस पर। अब तो थोड़ा प्यार दे दे, अब तो आशीष भरा हाथ रख दे इस पर। एक बार तो कह दे कि खुश रहो। तभी कमला बोल पड़ी, अजी अब रहने भी दो यह ज्ञान की बातें। तुम्हारा उपदेश खत्म हो गया हो तो नाश्ता कर लो। किशन लाल जी बोले, तुझे समझाना तो पत्थर पर सर फोड़ने के बराबर है। तू कभी नहीं समझेगी, चाहे तेरे लिए कोई जान भी दे दे। उधर राजवीर जी ने घर पहुंचकर सारी बात समर्थ से कह दी। समर्थ बोला, कोई बात नहीं बाबूजी, मैं नंदिनी से विवाह तभी करूंगा जब तक वह हां नहीं करेगी। इससे पहले मुझे उसका दिल जीतना होगा, उसे भरोसा दिलाना होगा कि मैं जीवन भर उसका साथ निभा सकता हूं। नंदिनी की जिंदगी रोजमर्रा की तरह फिर से पटरी पर चल पड़ी थी। सुबह शाम का वही काम और फिर शाम को बाजार जाकर सब्जियां लाना, फिर खाना पकाना। लेकिन उस रोज वह सब्जी लेने पहुंची तो क्या देखती है, समर्थ उसका इंतजार करता हुआ बाजार में खड़ा है। नंदिनी ने समर्थ को देखा तो जरा सी घबरा गई। सर नीचे की ओर झुकाकर बगल से निकली जा रही थी। तभी समर्थ ने आवाज दी, नंदिनी जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। नंदिनी बोली, लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। ऐसा कहकर नंदिनी तेज कदमों के साथ जाने लगी। फिर भी समर्थ नंदिनी के पीछे पीछे आने लगा। नंदिनी को बहुत गुस्सा आया। उसने समर्थ से कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इतना सब कुछ तो हो चुका है और क्या बचा है? क्यों मेरा पीछा कर रहे हैं? आपको पता है कि मैं आपको पसंद ही नहीं करती। इतना सुनना था कि समर्थ थोड़ा देर के लिए सहम सा गया और फिर कुछ सोचकर बोला, अच्छा तो ये बात है, आप मुझे पसंद ही नहीं करती। माफ कीजिए, आज के बाद कभी भी आपके पीछे नहीं आऊंगा। ये बात मुझे पता ही नहीं थी। मुझे लगा था कि मेरी तरह आप भी मुझे पसंद करती हैं। और समर्थ मायूस होकर चला गया। नंदिनी ने इतना सब समर्थ से कह तो दिया था, लेकिन अब उसे बहुत अफसोस हो रहा था कि गुस्से में इतना भला बुरा नहीं बोलना चाहिए था। कितना बुरा लगा होगा बेचारे को। नंदिनी घर आई और रसोई में जाकर चूल्हा जलाकर उस पर दाल चढ़ा दी। फिर पता नहीं क्यों उसका भी जी भर आया और अपना सर घुटनों पर झुकाकर फूट फूट कर रो पड़ी। इतने में उसे बाहर कृष्ण लाल जी की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा, लगता है चाचा जी आ गए, और फौरन अपने आंसू पोंछकर अपने काम में लग गई। हरिनारायण जी रसोई में आए और नंदिनी से आकर बोले, समर्थ मिला था। मैंने पूछा, कुछ काम था बेटा, किस लिए आए थे? बोला, नंदिनी से कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे जो मिल गए। अब मैं कभी भी यहां नहीं आऊंगा। फिर मैंने पूछा,
ऐसा क्या हो गया बेटा? तो बोला, जब नंदिनी मुझे पसंद ही नहीं करती तो फिर कोई सवाल ही नहीं रह जाता उत्तर पाने के लिए। मैं तो इस गौरी से आया था कि जिस तरह से मैं उसे पसंद करता हूं शायद वह भी मुझे पसंद करती है, लेकिन मुझे आज अपने सवाल का जवाब मिल गया। नंदिनी बोली, चाचा जी, इस विषय में मुझे कोई भी बात नहीं करनी है। जो हो ही नहीं सकता तो क्यों हम उसके पीछे पड़े? कृष्णलाल जी बोले, जैसी तेरी मर्जी बेटा, लेकिन कोई फैसला लेने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। इतना स्नेह रखने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है। इतना कहकर कृष्णलाल जी रसोई से बाहर आ गए। उधर समर्थ हताश सा अपने घर पहुंचा। उसके चेहरे पर निराशा के भाव साफ साफ नजर आ रहे थे। तभी राजबीर जी अपने बेटे की चिंता की वजह भांप कर बोले, मना कर दिया ना उसने, मुझे पता था वह ऐसा ही करेगी। बहुत ही भली लड़की है बेटा। पहले वह सबके बारे में सोचती है, फिर अपने बारे में। उसके चेहरे पर जो तेज है वह साफ साफ बयां करता है। लेकिन तू हिम्मत मत हार, एक कोशिश और करके देख। तेरे पास यहां रहने के लिए इतना समय भी नहीं है। तेरी छुट्टी खत्म होते ही तू फिर ड्यूटी पर चला जाएगा। इससे पहले तू उसे मना ले और मैं तेरी सगाई उससे करवा सकूं। इतना सुनकर समर्थ के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई और वह खुश होकर बोला, सच पिताजी। अपने पिताजी की बात सुनकर समर्थ को यह आशा हो गई थी कि आज ना सही, लेकिन एक ना एक दिन नंदिनी इसके लिए तैयार हो जाएगी। और समर्थ इसी उम्मीद में एक दिन नंदिनी से मिलने की कोशिश करने लगा। लेकिन नंदिनी है कि समर्थ की ओर देखती भी न थी। ऐसे ही हफ्ते भर बीते थे कि समर्थ ने नंदिनी को फिर बाजार में देखा। नंदिनी बहुत ही जल्दबाजी में थी, बहुत घबराई हुई थी। समर्थ को देखकर बोली, चलिए मेरे साथ जल्दी घर चलिए। अच्छा हुआ आप मिल गए, मैं तो डॉक्टर साहब को बुलाने आई थी। समर्थ ने घबराकर पूछा, लेकिन किस लिए? क्या हुआ? चाची छत से उतरते हुए सीढ़ियों से गिर पड़ी हैं। उन्हें अभी तक होश नहीं आया है, इसीलिए अब आप इस वक्त घर चलिए। समर्थ और नंदिनी डॉक्टर के साथ घर की ओर चल पड़े। डॉक्टर ने कमला का मुआयना किया। कमला को होश तो आ गया था, लेकिन उसके सिर पर बहुत गहरी चोट थी। उसे अब महसूस हो चुका था कि वह अब बचने वाली नहीं है। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो चुका था। हरिनारायण जी भी पहुंच चुके थे। उस समय कमला की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने नंदिनी और समर्थ को इशारे से अपने पास बुलाकर एक दूसरे के हाथों को मिलाते हुए आंखों के ही इशारों से माफी मांगी और बिना कुछ बोले ही प्राण त्याग दिए। नंदिनी फूट फूट कर रो पड़ी। कृष्णलाल जी बोले, चलो अपने अंतिम समय में ही एक भलाई का काम तो करके गई कमला। शायद भगवान को यही मंजूर था। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और ऐसा कहते हुए कृष्णलाल जी की आंख में आंसू आ गए। कमला के अंतिम संस्कार के दिन राजबीर जी भी आए। उन्होंने नंदिनी और कृष्णलाल जी को ढाढ़स बंधाया कि भगवान के आगे किसकी चलती है। शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था। अब तक कमला की रस्में भी हो चुकी थी। एक दिन कृष्णलाल जी ने राजबीर जी और समर्थ को खाने पर बुलाया और बोले, आज आप लोगों को खाने पर बुलाने का कारण यह था क्योंकि समर्थ की छुट्टियां अब ज्यादा शेष नहीं रह गई हैं। तो मैं चाहता हूं कि समर्थ और नंदिनी की सगाई कर दी जाए और फिर कमला की भी यही इच्छा थी। राजबीर जी बोले, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी आपसे यही कहना चाहता था, लेकिन संकोच बस कह नहीं पाया क्योंकि भाभी को गए हुए अभी महीने भर भी नहीं हुए। ऐसे में ऐसी बात कहना उचित नहीं लगा। कृष्णलाल जी बोले, मैं कुछ दिन के लिए टाल तो देता, लेकिन फिर समर्थ की छुट्टियां भी खत्म होने वाली हैं और फिर अगली छुट्टी मिलने तक काफी देर हो जाएगी। और फिर कमला की भी यही इच्छा थी कि दोनों एक हो जाएं। राजबीर जी बोले, तो फिर ठीक है, परसों ही हम इन दोनों की सगाई कर देते हैं और शादी तब करेंगे जब अगली बार समर्थ छुट्टियों में घर आएगा। कृष्णलाल जी बोले, बहुत बढ़िया मित्र, तो ठीक है, परसों सगाई का दिन पक्का हो गया। अब बस सिर्फ कल का ही दिन शेष बचा है। आप लोग ऐसा करें, आज और कल मेरे घर भी रुक जाएं। कल आप अपने शहर जाएंगे, फिर परसों वापस आएंगे तो बहुत समय बर्बाद होगा। राजबीर जी बोले, बहुत अच्छा मित्र, जैसी आपकी इच्छा, हमें क्या परेशानी हो सकती है भला। दूसरे दिन सारा समय खरीदारी और तैयारी में ही निकल गया। शाम को सब बहुत थक चुके थे। नंदिनी ने जल्दी से शाम की चाय बनाई, फिर रात के खाने की तैयारी करने लगी। कृष्णलाल जी बोले, नंदिनी बेटा, तू भी तो बहुत थक गई होगी, मैं कुछ मदद करूं तेरी? नहीं चाचा जी, मैं सब कर दूंगी।
बस आप थोड़ी सब्जियां काटने में मदद कर दीजिए, नंदिनी बोली। किशनल लाल जी बोले, नंदिनी बिटिया आज ऐसा करते हैं, यही आंगन में कच्चा चूल्हा जलाकर खाना बनाते हैं, और सर्दियों का मौसम है तो चूल्हे किसी की रोटी पर ढेर सारा घी डालकर खाने में बहुत मजा आएगा। सब बोले, बिल्कुल ठीक है। और ऐसा ही हुआ। आंगन में चूल्हा जलाया गया और नंदिनी अपना काम करने में लग गई। चूल्हे से उठ रही आग की सुनहरी लपटों की रोशनी में नंदिनी की खूबसूरती और भी निखर कर आ रही थी। वह कभी अपने गालों पर आ रही लट को संभालती तो कभी आंखों में लग रहे धुएं की जलन से आंखें अपने दुपट्टे से पोंछती, और समर्थ तो बस नंदिनी को निहारने में लगा था। वह आज बहुत खुश था कि कल नंदिनी के साथ उसकी सगाई हो जाएगी, लेकिन अभी तक उसे नंदिनी के दिल की बात पता नहीं चली थी, और वह नंदिनी के मन की बात जानना चाह रहा था। रात का खाना खाने के बाद हरिनारायण जी और राजबीर जी दिन भर के थके थे तो जल्दी ही सो गए। नंदिनी बर्तन धोने के लिए हेडपंप से पानी भरने जा रही थी कि समर्थ ने कहा, आप छोड़िए, मैं बाल्टी भर देता हूं। नंदिनी बोली, आप काम मत कीजिए, आप मेहमान हैं। मेहमान तो आप हैं हमारे दिल की, पता नहीं हमारे दिल में कब रहने आएंगी आप। समर्थ ने नंदिनी को छेड़ते हुए मुस्कुराकर कहा। नंदिनी बस शर्मा कर रह गई, कुछ बोल नहीं पाई। समर्थ नंदिनी की खामोशी देखकर बोला, कहिए ना, आप मुझे पसंद तो करती हैं। नंदिनी ने शर्माते हुए अपनी पलकें झुका ली। समर्थ ने फिर पूछा, इसका मतलब मुझे समझ नहीं आया। हाँ, समझे या ना? समर्थ ने कहा, कोई बात नहीं, जो भी आपकी मर्जी है, आप सुबह एक चिट्ठी में मुझे लिख कर दे सकती हैं। और इतना कहकर समर्थ सोने चला गया। सुबह होते ही नंदिनी ने समर्थ को एक चिट्ठी दी जिसमें उसने हां में अपना जवाब दिया था। समर्थ के मन से अब सारी शंकाएं दूर हो गई थीं। समर्थ और नंदिनी की सगाई भी हो चुकी थी और समर्थ की छुट्टियां भी खत्म हो चुकी थी। अब समर्थ को वापस जाना था। बहुत ही दुख मन से नंदिनी ने समर्थ को विदा किया। समर्थ के जाने के बाद नंदिनी और समर्थ एक दूसरे को चिट्ठी लिखकर अपने पने मन का हाल बताने लगे। ऐसे ही समय बीतता गया और समर्थ के दोबारा आने का समय हो गया। समर्थ के वापस आने की खबर से नंदिनी बहुत खुश हुई। समर्थ जिस दिन घर आया उसी रोज नंदिनी से मिलने आ पहुंचा और 2-4 दिन के अंदर ही दोनों का विवाह भी हो गया। दोनों अपनी गृहस्थी में बहुत खुश थे। किस तरह समर्थ की छुट्टियां बीत गईं, दोनों को ही पता नहीं चला। समर्थ फिर वापस चला गया। इधर नंदिनी उसके आने का फिर से बेसब्री से इंतजार करने लगी, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। दंगे फसाद के बचाव कार्य में समर्थ की ड्यूटी लगी थी। उसने अपनी हिम्मत और सूझबूझ से बहुत से लोगों की जान बचाई, लेकिन दंगे इतने बढ़ गए थे कि समर्थ को भी एक दिन गोली लग गई और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। नंदिनी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। वह खुद को संभालती या अपने बूढ़े ससुर को दिलासा देती। उसकी हिम्मत तो जैसे टूट ही चुकी थी। बस चंद लम्हों की ही खुशियां लिखी थी। भगवान ने उसके नसीब में जैसे तैसे समर्थ का अंतिम संस्कार किया गया। किशनल लाल जी और राजबीर जी ने समर्थ की अस्थियों का विसर्जन किया, लेकिन कहते हैं ना, जब दुखों का पहाड़ टूटता है तो एक साथ टूटता है। लौटते समय उनकी रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। नंदिनी को यह खबर पता चली। वह बदहवास सी अपने चाचा और ससुर जी को ढूंढने गई। पूरे दिन पागलों की तरह लगी रही। तब जाकर उसे अपने चाचा का मृत शरीर मिला और दूसरे दिन ससुर जी का। अब तो नंदिनी के आगे कोई भी रास्ता नहीं रह गया था। किसे अपना कहती? कोई तो नहीं बचा था उसे अपना कहने वाला। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा था। एक ही पल में उसकी दुनिया उजड़ गई थी। वह अपने दिमाग का संतुलन खो बैठी थी और इसी असमंजस में उसने नदी में छलांग लगा दी। नंदिनी बेहोश होकर बेसुध सी नदी किनारे पड़ी हुई थी। तभी एक बच्चा अपने कुत्ते टॉमी के साथ वहां आ पहुंचा। टॉमी नंदिनी को देखकर भौंकने लगा। बच्चे को थोड़ा समय लगा यह समझने में कि टॉमी भौंक क्यों रहा है। उसने टॉमी की रस्सी छोड़ दी। बच्चे ने जैसे ही टॉमी की रस्सी अपने हाथ से छोड़ी, टॉमी भागकर नंदिनी के पास जा पहुंचा। टॉमी के पीछे पीछे वह बच्चा भी नंदिनी के पास जा पहुंचा। तभी बच्चा नंदिनी को देखते ही बोला, देख टॉमी, लगता है मेरी मां वापस आ गई। बाबा कह भी रहे थे कि मां सोमवार तक आ जाएगी और आज सोमवार ही तो है। टॉमी, तू ऐसा कर, वापस घर जाकर बाबा को ले आ।
तब हम मां को घर ले जा सकते हैं। टॉमी भागकर घर गया और बच्चे के पिता को ले आया। बच्चे के पिता नंदिनी को देखकर बोले, न जाने कौन है बेचारी, यहां कैसे पहुंची है, जिंदा भी है या नहीं। उन्होंने फिर नंदिनी की नब्ज टटोली। नंदिनी की सांसें अब तक चल रही थी। उन्होंने नंदिनी को गोद में उठाया और बच्चे से बोले, पहले उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा, इनकी तबीयत खराब है। बेटा तुम भी मेरे साथ साथ डॉक्टर के यहां चलो। लेकिन बाबा, ये मेरी मां ही है ना, आपने कहा था ना कि मां सोमवार को आएगी और आज सोमवार ही है। अंशु बस अपनी बात बोले ही जा रहा था। है ना बाबा, ये मेरी मां ही है ना। बेटे की ऐसी बातें सुनकर आलोक कुछ नहीं सोच पा रहे थे कि बच्चे को क्या जवाब दें। झूठा दिलासा देना भी ठीक नहीं है। नन्ही सी जान पहले से ही अपनी मां के आने की झूठी आस में बैठा रहता है, और अगर यह कह भी दिया कि यह तुम्हारी मां ही है और अगर यह लड़की अपने घर चली गई तो बच्चे का दिल टूट जाएगा। उन्होंने अंशु से कहा, बेटा यह बीमार है, पहले इनका इलाज करवाते हैं और जब यह होश में आएगी तो खुद ब खुद अपने अंशु को पहचान लेगी, इसलिए पहले इन्हें ठीक होने दो। आलोक डॉक्टर के पास पहुंचे और बोले, डॉक्टर जल्दी से इस लड़की का इलाज कीजिए, अभी सांसें चल रही हैं इसलिए जिंदा है। डॉक्टर बोले, आलोक जी कौन है यह लड़की, इतना बताने का समय नहीं है, पहले आप इसकी जान बचाइए, इसके होश में आने पर पता ही चल जाएगा कि यह कौन है। आलोक बोले। डॉक्टर ने फौरन अपनी पत्नी को आवाज लगाई, अरे मैडम सुनती हो, जल्दी इधर आओ, कुछ कपड़े लेकर बिटिया के गीले कपड़े बदल दो, जल्दी ही इलाज शुरू करना है। डॉक्टर की पत्नी ने फौरन ही नंदिनी के कपड़े बदले और हथेलियों और तलवों पे गर्म तेल मलना शुरू किया। फिर डॉक्टर ने भी इलाज करना शुरू कर दिया। उधर अंशु बार बार अपने पिता से बस पूछे ही जा रहा था, बाबा मां कब ठीक होगी, मुझे पहचान तो लेगी ना मां। और आलोक कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे कि क्या जवाब दें अंशु को, कैसा झूठा दिलासा दें कि हां तेरी मां तुझे पहचान लेगी, और फिर यह भी तो कहते नहीं बनता कि यह तेरी मां ही नहीं है। बहुत बड़ी दुविधा में थे आलोक। थोड़ी देर के इलाज के बाद नंदिनी को होश आ गया। डॉक्टर ने फौरन आलोक को पुकारा, अरे आलोक सुनिए, बिटिया को होश आ गया है। इतना सुनते ही अंशु भीतर की ओर भागा और पीछे पीछे आलोक भी गए। अंशु फौरन जाकर नंदिनी से मां कहकर लिपट गया। नंदिनी को कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन अंशु के इस तरह से गले लगने से उसके मन में अंशु के लिए ममता जाग गई। उसने भी कह दिया, हां बेटा, देखा बाबा, आपने देखा ना, मां ने मुझे पहचान लिया, और आज सोमवार भी तो है, और आपने कहा भी था ना कि मां सोमवार को आएगी। अंशु खुश होकर बोला, ठीक है अंशु, लेकिन अपनी मां से भी तो एक बार पूछ लो कि वो तुम्हारी मां है कि नहीं। डॉक्टर बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी पूछता हूं। अंशु बोला, क्यों मां, तुम ही मेरी मां हो ना। अंशु बेसब्री से जवाब का इंतजार कर रहा था। हाँ बेटा, मैं ही तेरी मां हूं, नंदिनी बोली। नन्हे से बच्चे का मन रखने के लिए नंदिनी को ऐसा बोलना ही पड़ा। देखा डॉक्टर अंकल, यही मेरी मां है, अभी कहा ना। उन्होंने अंशु फिर से चहक पड़ा, चलिए ना बाबा, मां को जल्दी से घर ले चलते हैं, मैं मां से बहुत सारी बातें करना चाहता हूं, अपना घर दिखाना चाहता हूं। अंशु को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कोई खोया हुआ खजाना मिल गया हो और वह जल्द से जल्द अपने घर की तिजोरी में कैद करना चाहता हो, ताकि मां रूपी अनमोल खजाना उससे फिर से ना कोई छीन सके। अब आलोक बोले, एक मिनट रुको अंशु बेटा, तुम बाहर मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारी मां को लेकर आता हूं। ठीक है बाबा, मैं बाहर हूं, आप मां को लेकर जल्दी आना। अंशु ऐसा कहकर बाहर चला गया। अब आलोक ने नंदिनी से पूछा, आपका नाम क्या है। जी मेरा नाम नंदिनी है, आप यहां कैसे पहुंची। जी मैं जीना नहीं चाहती थी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अनाथ और बेसहारा हूं, जीवन में इतना दुख सहा है कि जीने की इच्छा ही मर गई है, इसीलिए खुद को खत्म करना चाहती थी, लेकिन आप लोगों ने बचा लिया। इस बच्चे को देखा तो मेरा मन पिघल गया, मुझसे यह नहीं कहा गया कि मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अब आप कहां जाएंगी जहां यह किस्मत ले जाए। अगर आपको ऐतराज ना हो तो आप मेरे घर चल सकती हैं, वहां आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी और अंशु भी आपके आने से खुश हो जाएगा। आलोक नंदिनी से बोले। तभी डॉक्टर की पत्नी बोली, क्या सोच रही हो बिटिया, चली जाओ, वह बच्चा कैसे अपनी मां के लिए दिन रात तड़पता है, हम सब ने देखा है, उसे तड़पते हुए आज तुम्हें देखकर कितना खुश था, हमने पहली बार उसको इतना खुश देखा है। और आलोक भी देवता स्वरूप है,
रोज ना जाने कितने लोगों का भला करते हैं। कोई परेशानी नहीं होगी बिटिया तुम्हें। अब नंदिनी थोड़ी उलझन में थी, लेकिन फिर से बाहर से अंशु ने आवाज लगाई, क्या हुआ बाबा, जल्दी आइए ना मां को लेकर। अब नंदिनी खुद को ना रोक सकी और अंशु के साथ उसके घर चल पड़ी। अंशु आज बहुत खुश था। जो भी रास्ते में मिलता उससे कहते हुए जाता, देखो ये मेरी माँ है। मैंने कहा था ना कि एक ना एक दिन मेरी माँ जरूर आएगी। और रास्ते भर नंदिनी के साथ बकबक करते हुए गया। माँ, आज का खाना तुम बनाना। पता है गौरी काकी भी खाना अच्छा नहीं बनाती है। सब्जी में भी घी नहीं डालती और दूध में पानी मिलाकर देती है। अब तुम आ गई हो ना, तो रोज अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाना मुझे, और उन लोगों को भी डांटना जिन्होंने मुझे बहुत परेशान किया है। अब तो सबकी खैर नहीं। और सब घर पहुंचे। नंदिनी अंशु के साथ घर पहुंची। आओ मां आओ ना, अंशु ने नंदिनी से कहा। नंदिनी जैसे ही घर के दरवाजे के पास आई, तभी बर्तन धोने वाली बाहर निकल पड़ी और नंदिनी को गौर से देखकर बोली, छोटे मुखिया जी, ये किसे ले आए? अंशु खुशी से चिल्लाकर बोला, पता है गौरी काकी, ये मेरी माँ है। आज ही तो मिली है। नदी के किनारे पड़ी थी बेचारी। मैंने जल्दी से बाबा को बुलवाया। मैं और बाबा डॉक्टर के पास लेकर गए। अब ठीक हो गई है तो मैं इन्हें घर ले आया। अच्छी है ना मेरी माँ? बोलो ना गौरी काकी, अच्छी है ना मेरी माँ? हाँ हाँ छोटे मुखिया, तुम्हारी माँ बहुत सुंदर है, गौरी जाते हुए बोली। मैंने बर्तन मांज दिए हैं और सफाई भी कर दी है। कल सुबह आऊंगी। अंशु बोला, ठीक है। अंशु नंदिनी को अंदर ले जाकर बोला, माँ, इस कमरे में मैं और तुम रहेंगे और वह वाला कमरा बाबा का है। वह वहां पर अपना कागजी काम करते हैं और यहाँ रसोई घर है। आज के बाद तुम ही मेरे लिए खाना पकाओगी और अपने हाथों से खिलाओगी भी। ये रहा आंगन और साथ में स्नान घर भी है। घर के पीछे भी काफी जगह है जहां मैं खेलता हूं। नंदिनी अंशु के मुंह से इतनी सारी बातें सुनकर भाव विभोर हो गई और प्यार से गले लगाते हुए बोली, बस करो मेरे लाडले, मैंने सब सुन लिया है। ज्यादा मत बोलो, नहीं तो नजर लग जाएगी। मेरी शाम हो आई थी, थोड़ा अंधेरा भी होने वाला था। आलोक मुखिया ने बाड़े में देखा और नल से 2 बाल्टी पानी खींचकर गाय के पास रखा। फिर जैसे ही गाय की सानी बनाने जा रहे थे, तभी भोला आ पहुंचा और उसने आलोक को आवाज दी, अरे मालिक, ये क्या कर रहे हैं? माफ कीजिए, आने में थोड़ी देर हो गई। खेतों में आज काम कुछ ज्यादा था और मैं दोपहर में गौरी से बोलकर गया था कि शाम को अगर मुझे देर हो जाए तो जानवरों को संभाल लेना और दाना पानी भी डाल देना। लेकिन गौरी भी पता नहीं किस धुन में रहती है, हमेशा काम चोरी करती है। कोई बात नहीं भोला काका, अपना ही तो घर है और अपने घर का काम करने में कैसा हर्ज मालिक, वह तो आपका बड़प्पन है। आप जैसे देवता पुरुष ही ऐसी बातें कर सकते हैं। और भोला अपने काम में लग गया। अंदर से यह सब बातें नंदिनी ने सुनी और आलोक का दयालु रूप देखकर अंदर ही अंदर उनकी कृतज्ञ हो गई। अंधेरा हो चला। आलोक ने सब जगह दी जला दी। तभी भोला बोला, मालिक, लगता है आज भी महाराजिन खाना बनाने नहीं आएगी। इसका तो रोज रोज का है, इसे आप निकाल क्यों नहीं देते? जब देखो तब ज्यादा खाना बना लेती है और बांधकर भी ले जाती है, और खाना भी इतना बेढंग का बनाती है। बिन मां के बच्चे पर भी रहम नहीं है। अब मैं भी क्या करूं? उसे निकाल भी नहीं सकता। हमारे घर की बहुत पुरानी है, अब बूढ़ी भी तो हो चली है, इसीलिए ज्यादा काम भी नहीं कर पाती। आलोक बोले, बूढ़ी बूढ़ी तो है, लेकिन मालिक मुंह कितना चलाती है। एक रोटी भी ज्यादा मांग लो तो खिसिया उठती है। भोला गुस्से से बोला। आलोक बोले, लगता है भोला काका अब महाराजिन नहीं आएगी, मैं ही रसोई संभालता हूं। ऐसा ना हो कि अंशु भूखा ही सो जाए, और वह मेहमान भी तो भूखी होगी। कौन मेहमान? घर में कोई आया है? आपने मुझे बताया नहीं। आपकी कोई रिश्तेदार आई है? भोला ने हैरत से पूछा। नहीं भोला काका, ऐसी कोई बात नहीं है। आज नदी के किनारे बेहोशी की हालत में अंशु को एक लड़की मिली और वह उसे अपनी मां समझ बैठा और उसे वह घर ले आया। अब नन्हे से बच्चे का दिल मैं नहीं दुखा सका, मना भी नहीं कर सका। भोला बोला, कुछ पता किया उसके बारे में कि ऐसे ही किसी अनजान को घर में घुसा लिया? पूछा था उससे मैंने, अनाथ है बेचारी। आलोक बोले, उसने कहा, और आपने मान भी लिया मालिक, आज की दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अब क्या करूं? बच्चे की जिद के आगे मेरी नहीं चली और मुझे लड़की भी भली लगी। शायद वह सच बोल रही थी। ठीक है मालिक,
आप जैसा ठीक समझे। अच्छा भोला काका, यह बातें हम बाद में करते हैं। बोलिए क्या खाएंगे आज? मैं ही लगता हूं रसोई में। आलोक बोले, मालिक आप जो भी प्यार से पकाएं मैं खा लूंगा। आपने काम दिया, अपने घर में आसरा दिया। बहू बेटे ने तो घर से निकाल दिया था। आप ना होते तो न जाने मेरा क्या होता। भोला बोला, अच्छा चलो अब रसोई में जाकर देखता हूं कि क्या क्या सब्जी है। और ऐसा कहकर आलोक रसोई की ओर चल पड़े। तभी अंशु बोला, बाबा आपको रसोई में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने और मां ने सुना कि आप बाहर भोला काका से कह रहे थे कि आज महाराजन नहीं आएगी, इसलिए मां ने पहले ही चूल्हा जलाकर दाल चढ़ा दी है। और घर में सिर्फ आलू पड़े थे तो मां बोली कि आलू बना देगी। इतना ठीक है ना कि और कुछ? आलोक बोले, तेरी मां को कष्ट होगा, मैं ही खाना बना देता हूं। तभी नंदिनी आकर बोली, तकलीफ किस बात की? वैसे भी मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, मैं सब कर दूंगी। आप तब तक अंशु के साथ खेलिए। तभी अंशु बाहर भोला काका के पास जाकर बोला, पता है काका, आज का खाना मेरी मां बना रही है। अब मैं मां के पास जाता हूं, क्या पता उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ जाए। इतना कहकर अंशु अंदर चला गया। अंशु को पहली बार इतना खुश देखकर भोला काका को बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर के बाद नंदिनी ने खाना तैयार कर लिया। नंदिनी ने अंशु को आवाज दी, बेटा अपने बाबा और भोला काका से बोलो कि खाना तैयार है। आलोक ने सुना तो अंशु से बोले, देख तेरी मां खाने के लिए बुला रही है, पहले मैं भोला काका की थाली लगवा कर दे आता हूं। दिन भर से काम कर रहे हैं, बेचारे भूखे हो गए होंगे। आलोक सकुचाते हुए रसोई में पहुंचे। देखा तो 3 थालियां लगी हुई थी। उन्होंने नंदिनी से कहा, माफ कीजिए, तकलीफ हुई आपको? नंदिनी बोली, तकलीफ किस बात की? मुझे रसोई का काम करना अच्छा लगता है, और फिर बच्चा भूखा ही सो जाता तो ना आपको अच्छा लगता और ना मुझे। आलोक बोले, ठीक कहा आपने, मैं एक थाली भोला काका को देकर आता हूं। और काका को थाली देकर आलोक खुद खाने बैठे, साथ में अंशु भी। बाहर से भोला काका की आवाज आई, खाना बहुत अच्छा बना है बिटिया। आलोक ने भोला काका की आवाज सुनी तो बोले, खाना वाकई में बहुत अच्छा बना है। अंशु बोला, खाना क्यों अच्छा नहीं होगा? मेरी मां ने जो बनाया है, सब खुश होकर खाना खा रहे थे। तभी जीती रहो बिटिया, तुम्हारे हाथों में अन्नपूर्णा का वास है। आत्मा तृप्त हो गई आज का खाना खाकर। और उस दिन इसी तरह सारा दिन व्यतीत हो गया। सुबह हुई। नंदिनी को तो आदत थी जल्दी उठने की। नंदिनी की आंख तो खुल गई थी, लेकिन अभी भी वह बिस्तर पर लेटी हुई थी। पराए घर में कौन सा काम कब होता है इसका उसे पता भी तो नहीं था, इसलिए खुद से काम भी शुरू नहीं कर सकती थी। जैसे ही उसने करवट लेनी चाहिए, उसने देखा कि अंशु ने उसका पल्लू अपने हाथ से बांध रखा था। अंशु का अपने प्रति प्यार देखकर उसका मन ममता से भर उठा। उसने उसके माथे को चूम लिया और फिर अंशु का सिर सहलाने लगी। अंशु नींद में बड़बड़ाते हुए बोला, अब तुम मुझे छोड़ कहीं मत जाना, हमेशा मेरे पास रहना। बोलो मां, अब छोड़कर तो नहीं जाओगी? नंदिनी ने अंशु को प्यार से गले लगाते हुए कहा। नहीं जाऊंगी मेरे लल्ला, कभी नहीं जाऊंगी मेरे बेटा। तभी उसे बाड़े में से कुछ शोर सुनाई दिया। शायद भोला काका जाग गए थे और नल से पानी निकाल रहे थे। उन्होंने सारे जानवरों को दाना पानी डाला, गाय का गोबर उठाया, गौशाला की सफाई की, गाय का दूध धोकर बछड़े को मां के पास खड़ा कर दिया और फिर नल से पानी निकालकर स्नान किया। फिर उन्होंने आवाज दी, मालिक मंदिर होकर आता हूं। ठीक है भोला काका। आलोक जल्दी से उठे और चूल्हा जलाकर दूध चढ़ाया। दूध गर्म होने के बाद उन्होंने चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाई और उसमें बेसन का हलवा बनाने लगे। तब तक गौरी भी आज आ पहुंची थी। उसने सारे घर में झाड़ू लगाई, फिर बर्तन मांजने बैठी। तभी नंदिनी भी उठकर आई और आलोक से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? हलवा बना रहा हूं। भोला काका मंदिर से आ ही रहे होंगे, फिर खेतों में निकल जाएंगे और अभी तक महाराज भी नहीं आई हैं, तो मैं उन्हें ऐसे खाली पेट कैसे जाने दे सकता हूं? तो आपने मुझे कह दिया होता। नंदिनी बोली, कोई बात नहीं, हलवा बस बन ही गया है, आप जाकर स्नान करके नाश्ता कर लीजिए। जी ठीक है। आलोक, और सुनिए, ये लीजिए संदूक की चाबी। अंशु की मां की साड़ियां और गहने सब उसी संदूक में हैं। जो भी साड़ी आपको चाहिए निकाल लीजिए, और हाँ, इस संदूक की चाबी अब आप अपने पास ही रखिए। नंदिनी ने संदूक की चाबी ले ली, फिर एक साड़ी खुद के लिए निकालकर स्नान करने चली गई। स्नान करने के बाद उसने सूर्य देवता को जल चढ़ाया, फिर घर के मंदिर में दिया जलाकर आरती की, फिर सबको प्रसाद बांटा।
गौरी यह सब देखकर बोली, मालिक आज घर में रौनक लग रही है। घरनी से ही तो घर होता है, बिना औरत के घर में रौनक नहीं रहती। नंदिनी खाना बनाने लगी। तभी गौरी बोली, ना ही बिटिया, तुम ये सब ना करो, ये काम हमारा है, हम कर देते हैं। वैसे इसका बनाओगी क्या बिटिया? अंशु बोल रहा था कि उसे आलू के पराठे बहुत पसंद हैं, सोच रही थी कि उसके लिए बना दूं। नंदिनी बोली, अच्छी बात है बिटिया, अंशु को पहली बार इतना खुश देख रहे हैं। तब तक अंशु भी जाग चुका था। नंदिनी बोली, जाओ बेटा, जल्दी से स्नान कर लो, आज तुम्हारी पसंद का नाश्ता बना है। अच्छा, माँ बस थोड़ी देर में आया और अंशु तैयार होने चला गया। नंदिनी ने जल्दी से आलू के पराठे बनाए। काका भी मंदिर से लौट आए। इधर नंदिनी गर्मा गर्म पराठे सेक रही थी और उधर सब आनंद उठा रहे थे। बस सब खा ही चुके थे और नंदिनी ने अपने परोसने के लिए थाली उठा ही थी कि तभी इतने में बूढ़ी महाराजन फूलदेई आ पहुंची। अंदर आते ही सबको खाते हुए देखकर बोली, यह क्या मालिक, दूसरी महाराजन रख ली है। और इतना कहकर दनदनाते हुए अंदर पहुंची। कौन है रीतू, और तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी गैर हाजिरी में तू मीठी मीठी बातें करके इस घर में घुस गई। तूने क्या समझा, सीधे साधे मालिक को बेवकूफ बना लेगी। तू मुझे जानती नहीं, तेरा जीना मुश्किल कर दूंगी, मेरा काम छीनेगी, मेरे पेट पर लात मारेगी। कर्मजली जहां से आई है वहीं लौट जा, नहीं तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। नंदिनी ने इतना सुना तो सन्न रह गई और बस उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। अंशु ने इतना सुना और गुस्से से बोल पड़ा, ओ दुलारी दादी, ये मेरी माँ है और तुम इनसे ऐसे बात नहीं कर सकती। तुम तो मुझे दूध में पानी मिलाकर देती थी और सारा दूध खुद पी जाती थी और मेरी दाल में भी घी नहीं डालती थी। गौरी बोली, फूलदेई काकी, तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रही है, नहीं तो यह जो तुम्हारी काली जुबान है और काला दिल है ना, तुम्हारे विनाश का वही कारण है। तभी फूलदेई गुस्से से गौरी से बोली, मैं तेरी जैसी नहीं हूं कि तेरा पति मर गया तो देवर से ब्याह रचा लिया, तुझे कोई लिहाज है कि नहीं। तभी भोला काका बोल पड़े, अरे फूलदेई काहे लोगों की खुशियों में नजर लगा रही है। अगर कोई किसी के मिल जाने से खुश है तो तुझे क्यों परेशानी हो रही है। सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, सबको अपने हिसाब से रहने दे। कैसी बातें कर रहे हैं भोला, कोई मेरे पेट पर लात मारे, कोई मेरी नौकरी छीने और मैं कुछ न कहूं। दुलारी गुस्से से चीख पड़ी। तभी भोला काका फिर से बोले, इस बिटिया ने कोई तेरा काम नहीं छीना है, ये इस बच्चे को बेहोशी की हालत में मिली थी। ये मासूम, इसे अपनी मां समझ बैठा, ये भली चलाई। किसी भी अनजान को आलोक अपने घर में बीवी बनाकर ले आए और गांव वालों को पता ही नहीं। दुलारी तर्क से हाथ मटकाते हुए बोली। जब आलोक से ना रहा गया, नंदिनी पर घटिया इल्जाम लगते ही बोल पड़े, काकी, अभी तक मैं सब बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन अब तुम किसी पर भी बेवजह लांछन लगाओगी तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अभी इसी समय निकल जाओ मेरे घर से और आज के बाद अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। तुम्हारा जितना भी पैसा बनता है तुम्हारे घर पहुंचा दिया जाएगा। दुलारी काकी बोली, हाँ, जाती हूं। धौंस किसको दिखा रहे हो? सारे गांव को तुम्हारी करतूतें बताऊंगी कि पता नहीं किस औरत को तुमने अपने घर में रख रखा है। तभी अंशु बोल पड़ा, वो मेरी माँ है, मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहो दादी, बड़ा आया माँ वाला, न जाने किसे उठाकर ले आया है, अभी गांव वालों को बताती हूं। और इतना कहकर फूलदेई वहां से चली गई। इधर नंदिनी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वह सोच रही थी कि कैसी फूटी किस्मत लेकर पैदा हुई। उसने नाश्ता भी नहीं किया और कमरे में जाकर फूट फूट कर रो पड़ी। तभी गौरी आलोक से बोली, मालिक, अंशु के हाथों खाना भेजिए, ना तो बिटिया खा लेगी। आलोक ने थाली लगाकर अंशु के हाथों भिजवा दी और अंशु से बोले, जाओ मां को खाना खिला दो। अंशु थाली लेकर पहुंचा और नंदिनी से बोला, मां खाना खा लो, भूख नहीं है। नंदिनी ने कहा, मुझे पता है मां, तुम्हें भूख तो है, लेकिन तुम खाना नहीं चाहती। तुम्हें दादी की बात का बुरा लगा है, लेकिन पता है मां, वह बहुत बुरी है। वह तो सबको ऐसे ही कुछ भी बोलती रहती है। लो मेरे हाथ से खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है। नंदिनी ने फिर से कहा, लेकिन इस बार अंशु ने निवाला नंदिनी के मुंह में डाल दिया और बोला, चुपचाप खा लो, नहीं तो मैं रूठ जाऊंगा। और नंदिनी ने नाश्ता खाना शुरू कर दिया। अंशु के हाथ से नंदिनी ने नाश्ता खा लिया। यह सब आलोक पर्दे के पीछे से देख रहे थे।
अंशु का नंदिनी के प्रति इतना गहरा प्रेम देखकर सिंह की आंखें भर आईं और उन्होंने सोचा, यह तो इसकी सगी मां भी नहीं है, फिर भी इन दोनों के बीच अटूट प्रेम है। काश यह मां बेटे एक दूसरे से कभी अलग ना हो। लेकिन यह कैसे हो सकता है? नंदिनी को तो कभी ना कभी इस घर से जाना ही पड़ेगा। ये तो हमारे घर की सदस्य भी नहीं है, पता नहीं कौन है। और अगर कभी कोई इसको ढूंढते हुए यहां आ गया तो नंदिनी को तो वापस जाना ही पड़ेगा। फिर अंशु का क्या होगा? वह बेचारा तो मां के लिए पहले से ही तरस रहा है, और अगर नंदिनी भी चली गई तो बेचारे का ना जाने क्या हाल होगा। लेकिन अभी तो दोनों एक दूसरे को पाकर खुश हैं, बाद में बात का देखा जाएगा। आलोक खुद को दिलासा देकर बाहर आ गए। तभी नेहा दौड़ती हुई आई। अंशु, अंशु कहां हो तुम? देखो मैं अपनी नानी के घर से वापस आ गई। अंशु भी नेहा की आवाज सुनकर बाहर आकर बोला, तुम आ गई? चलो मेरे साथ अंदर चलो, तुम्हें कुछ दिखाता हूं। क्या हुआ अंशु? ऐसा क्या दिखाना चाहती हो मुझे? बस तुम अपनी आंखें बंद कर लो। अच्छा बाबा, लोग कर ली आंखें बंद। अंशु नेहा को नंदिनी के पास लेकर गया और बोला, नेहा अब आंखें खोलो। नेहा ने जैसे ही आंखें खोली, नंदिनी को सामने देखकर हैरानी से पूछा, ये कौन है? पहचानो तो भला, ये कौन है? अंशु बोला, नहीं पहचाना। अब बताओ भी कि ये कौन है? अरे पगली, ये मेरी मां है। पता है, नदी के किनारे पड़ी थी बेचारी, फिर डॉक्टर ने इलाज किया और ठीक होने पर मैं इन्हें अपने घर ले आया। है ना सुंदर मेरी मां? और खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा, तो ये है तेरी मां, सच में बहुत सुंदर है, नेहा बोली। फिर नेहा बोली, मैं अपनी मां को बताकर आती हूं कि अंशु की मां वापस आ गई है भगवान के घर से। और इतना कहकर नेहा वापस अपने घर चली गई। तभी आलोक ने अंशु से कहा, बेटा, नेहा से क्यों कहा कि यह तुम्हारी मां है? अब वह अपनी मां को बता देगी और महाराजिन काकी का उसकी मां के साथ उठना बैठना है। पता नहीं क्या लगाई करे, क्या क्या बोले तेरी मां के बारे में। अंशु बोला, महाराज दादी सच में मेरी मां को बुरी कहेगी। आलोक बोले, पता नहीं बेटा, लेकिन फूलदेही काकी हमसे गुस्सा होकर गई है, इसीलिए कुछ ठिकाना नहीं है। अंशु बोला, लेकिन बाबा अब क्या करें? चिंता मत करो बेटा, जो होगा देखा जाएगा। आलोक बोले, नेहा अपने साथ अपनी मां को नंदिनी से मिलाने आई। देखो मां, देखो देखो, ये रही अंशु की मां। अंशु कह रहा था, नदी के किनारे बेहोश पड़ी थी। अंशु ने डॉक्टर से इनका इलाज कराया और फिर अपने घर ले आया। नेहा अपनी मां सुनीता से सब एक ही सांस में कह गए। अब सुनीता और नेहा नंदिनी के सामने थे। सुनीता बोली, सच में तुम अंशु की मां हो? नंदिनी बोली, नहीं बहन, मैं तो एक अनाथ पिसारा हूं। मेरे बाबा आप तो बचपन में गुजर गए थे। चाचा चाची ने सहारा दिया, फिर शादी हुई। पति पुलिस में थे, वह शहीद हो गए, और अब ना चाचा चाची रहे और ना ससुराल में कोई है। इसीलिए नदी में कूदकर जान देना चाहती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा भाग्य यहां मुझे अंशु से मिला देगा। वर्षों से ममता के लिए तरस रहा है, अगर मैं उसको वह ममता दे सकूं तो इसमें क्या बुराई है। इतने कम समय में ही इससे इतना लगाव हो गया कि ऐसा लगता है कि यह मेरा सगा बेटा है। अच्छा हुआ बहन, मैं बहुत खुश हूं अंशु के लिए। अनाथ को मां मिल गई, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अभी मैं जाती हूं, बाद में फुर्सत से बात करती हूं। अभी मां के घर से आई हूं तो बहुत सा काम पड़ा है। और इतना कहकर सुनीता चली गई। अंशु और नेहा आपस में खेलने लगे। तभी गांव के 2-4 बुजुर्ग लोग आलोक के घर पहुंचे और उनमें से एक ने आवाज लगाई, आलोक, आलोक, जरा बाहर तो आइए। आवाज सुनकर आलोक ने बाहर आकर पूछा, अरे आप लोग कहिए, क्या बात है? उनमें से एक ने कहा, बात तो है, लेकिन वह आपसे संबंधित है। समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं और कैसे कहूं। आप हमारे गांव के शरीफ इंसानों में गिने जाते हैं, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आलोक बोले, ऐसा क्या हुआ? मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो आप लोग ऐसा कह रहे हैं? उनमें से एक ने कहा, आपकी महाराजन ने गांव भर में खबर फैला दी है कि पता नहीं आपके घर कौन लड़की रह रही है और आप उसे अंशु की मां कह रहे हैं। बिन ब्याह के किसी भी लड़की को अपने घर में रखना उचित नहीं है, और आप जैसे सम्माननीय व्यक्ति को यह सब शोभा भी नहीं देता। हम सब गांव वाले तो आपसे कब से कह रहे थे कि आप अंशु के लिए दूसरा ब्याह कर लीजिए, लेकिन आप राजी ही नहीं हुए। आप बोले कि सौतेली मां न जाने कैसा व्यवहार करें अंशु के साथ। लेकिन अब इस लड़की का आपके घर में रहना सबको खल रहा है।
और फिर सबके घरों में बहू बेटियां हैं। आप ऐसा करेंगे तो समाज पर क्या असर पड़ेगा? आलोक बोले, अच्छा तो आपकी यह आपत्ति है, मैं जल्दी इसका कुछ समाधान करता हूं। आप लोग अभी निश्चिंत होकर जाइए। आप लोग तब तक कुछ जलपान ग्रहण कीजिए, मैं अभी लेकर आता हूं। लेकिन उनमें से एक ने कहा, नहीं आलोक साहब, जब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता हम आपके घर का जल भी ग्रहण नहीं कर सकते। अब आलोक का मन ग्लानि से भर गया। बहुत ही कष्ट हुआ उनके मन को, और वह उस समय खुद को बहुत ही असहाय महसूस कर रहे थे, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते थे। आलोक ने सबको हाथ जोड़कर राम राम की ओर क्षमा मांगकर विदा दिया। आलोक अब बहुत ही विकट समस्या से जूझ रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वे नंदिनी से जाने के लिए कैसे कहें, और अगर कह भी दें तो अंशु का क्या होगा। उन्हें अब संतान मोह सता रहा था, जो कि बहुत कष्टदायक होता है, और अब वह उसका समाधान ढूंढने लगे। आलोक गहरी सोच में थे कि इस समस्या का समाधान कैसे हो। तभी भोला काका दोपहर के खाने के लिए खेतों से लौटे। उन्होंने आलोक को ऐसी चिंतित अवस्था में देखकर पूछा, क्या हुआ मालिक? आप ऐसे उदास क्यों बैठे हैं? किस सोच में हैं आप? ऐसी कौन सी चिंता आपको सता रही है? इससे पहले तो आपको मैंने कभी इस तरह नहीं देखा। क्या बताऊं भोला काका, बहुत बड़ी समस्या आन खड़ी हुई है। आलोक ने जवाब दिया, ऐसा क्या हुआ मालिक? ऐसी क्या समस्या हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं फूलदई महाराज जी ने कोई लगाई बुझाई की है? भोला काका बोले, हां भोला काका, अभी थोड़ी देर पहले गांव के कुछ बुजुर्ग आए थे। उन लोगों ने कहा कि वह मेरे घर का जल भी ग्रहण नहीं करना चाहते जब तक कि नंदिनी मेरे घर से चली नहीं जाती। आलोक दुखी होकर बोले। भोला काका ने आलोक से पूछा, दुनिया का क्या है मालिक, अपने स्वार्थ के लिए लोग कुछ भी बोलते हैं। आप चिंता मत कीजिए, बस ये बताइए उन लोगों की बातें कहीं नंदिनी बिटिया ने तो नहीं सुनी? आलोक बोले, नहीं काका, नंदिनी को अंशु और नेहा नदी किनारे ले गए थे। इस विषय में नंदिनी को कुछ भी नहीं पता चला। भोला काका बोले, बहुत ही अच्छा हुआ मालिक। नंदिनी बिटिया ये सब सुनती तो न जाने उसके दिल पर क्या गुजरती। तभी नंदिनी के साथ अंशु और नेहा नदी किनारे से वापस आ गए। घर में फिर से चहल पहल मच गई। तभी भोला काका बोले, बिटिया खाना बन गया क्या? हां काका, मैं सब तैयार करके गई थी, अभी सबके लिए खाना परोसूंगी। तभी नंदिनी ने कहा, चलो बच्चों, हाथ मुंह धोकर आ जाओ, खाना खाते हैं। नेहा बोली, लेकिन अंशु की मां, मैं अब घर जाऊंगी, बहुत देर हो गई, मां इंतजार कर रही होगी। तभी नेहा की मां सुनीता भी नेहा को बुलाने आ गई। नंदिनी बोली, चलो सुनीता बहन तुम भी खाना खा लो। नहीं बहन, फिर कभी, अभी तो मैं नेहा को लेने आई थी। लेकिन बहन, कल शाम को तुमने बातों ही बातों में बताया था कि तुम्हें दही वाली तली मिर्च बहुत पसंद है, लेकिन तुम्हें बनाना नहीं आता। आज बनाई है, जरा छक लेती तो मुझे अच्छा लगता। नंदिनी बोली, और क्या क्या बनाया है तुमने? सुनीता ने पूछा। बस ज्यादा नहीं, छोले, हरी धनिया की चटनी, बैंगन का भरता, तली मिर्च और बाजरे की रोटी, साथ में छाछ। नंदिनी ने जवाब दिया, क्या बहन, इतना कुछ बना लिया और कह रही हो कुछ ज्यादा नहीं? ऐसा करो, मुझे दही वाली तली मिर्च दे दो, बाद में फिर कभी तुम्हारे हाथों का खाना चखूंगी। सुनीता बोली, ठीक है, अभी लाई। इतना कहकर नंदिनी ने अंदर से तली मिर्च लाकर सुनीता को दे दी, और सुनीता तली मिर्च लेकर नेहा के साथ घर चली गई। सबने दोपहर का खाना खाया और फिर सब अपने काम में लग गए। शाम होने को थी। गौरी शाम के बर्तन मांजने आ चुकी थी। भोला काका जानवरों को दाना पानी डाल रहे थे। तभी सामने सुनीता के घर में फूल देई आई और अते ही सुनीता से बोली, कैसी हो सुनीता बहू, कब लौटी पहर से? ठीक हूं काकी, अभी कल सुबह ही तो लौटी हूं। आ तो गई हो, लेकिन कुछ पता है अपने पड़ोसियों के बारे में? क्या हुआ काकी? सब ठीक ही तो है, बेचारे अंशु को मां मिल गई। कब से ममता के लिए तरस रहा था बेचारा, अब देखो तो कितना खुश है। और नंदिनी भी तो इस पर अपनी जान न्योछावर करती है। किसी की नजर ना लगे मां बेटे के प्यार को। काहे का मां बेटे का प्यार आलोक की नजरों में खोट आ गया है। तुमने देखा नहीं आलोक साहब से उम्र में कितनी छोटी है नंदिनी? 10 साल का फर्क होगा दोनों की उम्र में। जवान लड़की देखी नहीं कि अपनी साड़ी मान मर्यादा भूल गए। तुम्हारी भी तो बेटी है, उस घर में जाती है, कल को उसके ऊपर इन सब बातों का क्या फर्क पड़ेगा? अभी तुम्हें जिंदगी का तजुर्बा नहीं है, इसीलिए तुम इन बातों को हल्के में ले रही हो।
तुम ही सोचकर देखो, भला कोई भी अनजानी पराई लड़की आलोक के घर में आ जाती है और उसे अंशु की मां की पदवी दे दी जाती है। ऐसा कहीं होता है भला? क्या समाज कुछ भी नहीं होता? या समाज की रजामंदी कुछ भी मायने नहीं रखती? और उस लड़की को क्या है? उसके ना आगे कोई ना पीछे उसके प्रतिष्ठा पर नहीं, आलोक की प्रतिष्ठा पर असर पड़ रहा है। बिन ब्याह के कोई भी लड़की किसी गैर मर्द के यहां कैसे रह सकती है? समाज थू थू कर रहा है आलोक पर। दुलारी, इतना सब एक साथ बोल गई, लेकिन काकी लड़की तो भली है। किसने देखा है? ऐसे भोले लोग दुनिया में बहुत मिलते हैं और मतलब पूरा होने पर चलते बनते हैं। नहीं, काकी नंदिनी तो ऐसी नहीं दिखती। शुरू में सब सीधे ही दिखते हैं। सुनीता बहू, अब मुझे क्या लेना देना? तुम्हारे पड़ोसी हैं, तुम्हारा व्यवहार तुम जानो। मैं तो चली अपने घर। और इतना कहकर फूल देई आग में घी डालकर चली गई। तभी नेहा बोली, मां, मैं अंशु के घर खेलने जा रही हूं। नहीं, अभी तू कहीं किसी के घर खेलने नहीं जाएगी। लेकिन क्यों मां? सुनीता गुस्से से बोली, मैंने कहा ना कि तू अंशु के घर नहीं जाएगी तो बस नहीं जाएगी। और फिर नेहा का हाथ पकड़कर सुनीता घर के अंदर ले गई। यह सब गौरी ने देख लिया और अंदर जाकर आलोक से कह सुनाया। आलोक पहले से ही परेशान थे, अब और भी परेशान हो गए। आलोक ने रात्रि का भोजन भी ठीक से नहीं किया और रात भर चिंता से सो भी न सके। दूसरे दिन जैसे ही नंदिनी बाहर निकली, सुनीता दरवाजा बंद करके फौरन अंदर चली गई। नंदिनी को सुनीता का ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं लगा और वह मन ही मन महसूस कर रही थी। नंदिनी का मन किसी काम में नहीं लग रहा था। दोपहर होने को थी, तभी सुखदेवी गांव की कुछ बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों के साथ आलोक के घर के बाहर आ पहुंची। उनमें से एक बुजुर्ग बोले, तो मुखिया जी, आपने क्या फैसला किया? आलोक जी बोले, अंशु बहुत ही स्नेह रखता है उस लड़की से, उसे मां मानता है और वह भी पूरी की पूरी ममता उस पर लुटाती है। मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा, कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन आलोक, बिना ब्याह के कोई भी लड़की ऐसे कैसे आपके घर रह सकती है? समाज में रहकर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उनमें से दूसरे बुजुर्ग ने कहा। तभी सुखदेवी बोली, बुलाइए उसे बाहर, हम लोग बात करते हैं। तभी भोला काका भी खेतों से आ पहुंचे और गौरी पहले से मौजूद थी। भोला काका बोले, मैं बुलाता हूं नंदिनी बिटिया को। भोला काका ने नंदिनी को आवाज दी, नंदिनी बिटिया, जरा बाहर तो आना। डरी सहमी सी नंदिनी सर पर पल्लू किए हुए बाहर आई। भोला काका ने सबके सामने पूछा, क्या तुम बच्चे से सचमुच प्यार करती हो? नंदिनी ने अपनी गर्दन नीचे किए हुए हां में अपना सिर हिलाया। तभी सुखदेवी बोल पड़ी, तो क्या किसी भी राह चलती औरत को अंशु की मां बनाकर इस घर में ले आओगे? पता नहीं कहां से आई है, कौन है? ऐसी बहुत सी बाजारू औरतें ऐसे ही घूमती रहती हैं। अपना मतलब पूरा होने पर पता नहीं कब बच्चे और आलोक का गला काटकर चलती बने। अब आलोक के बर्दाश्त के बाहर हो गया था। वह सबके सामने चीख कर बोले, बस 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 भी करिए। आप सब एक मासूम विधवा पर कोई भी झूठे लक्षण लगा रहे हैं। वह मेरे बच्चे की मां है। अरे, सालों बाद मैंने अपने बेटे को इतना खुश देखा है। आप लोगों को रिश्ते से ही मतलब है तो ठीक है। और इतना कहकर आलोक अंदर गए और फिर गुस्से से तमतमाते हुए बाहर आकर मुट्ठी भर सिंदूर नंदिनी की मांग में भर दिया और बोले, लो, अब आज से यह मेरी ब्याहता है। अब तो आप लोगों को कोई कष्ट नहीं होगा। अब हो गई सबको तसल्ली। यही चाहते थे ना आप लोग? अब कृपा करके आप लोग यहां से प्रस्थान कर जाएं। अभी मैं ना तो कुछ सुनने और ना ही कुछ कहने के लायक हूं। खुद को व्यवस्थित करना चाहता हूं। और इतना सुनकर सब चले गए। और उन सब के चले जाने के बाद पता नहीं नंदिनी को क्या हुआ, ऐसे ही खड़े खड़े गिरकर बेहोश हो गई। गौरी भागकर आई नंदिनी को उठाने के लिए। आलोक भागकर अंदर से ठंडा पानी लेकर आए। गौरी ने पानी नंदिनी के चेहरे पर छिड़का। पानी पड़ते ही नंदिनी को होश आ गया। होश आते ही नंदिनी गौरी से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, ये सब क्या हो गया? इसकी आशा नहीं थी मुझे। मैं तो बस बच्चे के साथ रहना चाहती थी। उसके साथ रहकर मैं अपने सारे दुख भूल गई थी। लेकिन यह सब तो जो हुआ, पता नहीं क्या लिखा है मेरी किस्मत में। गौरी बोली, चुप हो जाओ बिटिया, अब रोने से कुछ होने वाला नहीं है। यह समाज है बिटिया, यहां लोग चैन से जीने नहीं देते। अगर आलोक तुम्हारी मांग नहीं भरते तो यह लोग और ना जाने कौन कौन से लांछन लगाते तुम पर। शायद यही नियति थी
और यही उस ऊपर वाले की मर्जी थी। लेकिन इन सब में मेरा क्या दोष? मैं तो सिर्फ अंशु की मां बनना चाहती थी, लेकिन मुझे तो जबरदस्ती किसी की पत्नी बना दिया गया। ये कैसी नियति है? ये नियति है, ये मेरा फूटा भाग्य। नंदिनी गुस्से से चीख पड़ी। नंदिनी गुस्से से उठी और नल से एक बाल्टी निकालकर अपने ऊपर उड़ेल कर बोली, काकी, नहीं बनना मुझे किसी की पत्नी। लो, धुल गया सिंदूर। मैं किसी की पत्नी नहीं हूं, और अब मैं इस घर में भी नहीं रहूंगी। कल ही अपने घर लौट जाऊंगी। क्या हुआ, जो कोई सदस्य नहीं है मेरे घर में? कम से कम घर तो है, वहां कम से कम कोई मुझ पर लांछन तो नहीं लगाएगा। काकी बोली, चलो बेटिया, पहले तुम अंदर चलकर अपने कपड़े बदल लो। अभी तुम्हारा मन अच्छा नहीं है, अभी तुम गुस्से में हो, इसीलिए ऐसा कह रही हो। बाद में ठंडे दिमाग से सोचना। शाम का समय है, धीरे धीरे अंधेरा भी गहरा रहा है, लेकिन आलोक के घर में रोज की तरह चहल पहल नहीं है। आज तो ना अभी तक घर में रोशनी हुई है और ना रसोई में चूल्हा जला है। भोला काका भी अपना काम कर रहे हैं। उधर अंशु बार बार नंदिनी से कह रहा है, क्या हुआ मां, आज तुम बोल क्यों नहीं रही हो, और इस तरह अंधेरे में क्यों बैठी हो? चलो ना, मुझे भूख लगी है, खाना बना दो। अंशु की बात सुनकर आलोक बोले, बेटा अंशु, इधर तो आना। क्या हुआ बाबा, आपने मुझे क्यों बुलाया? कुछ नहीं बेटा, आज तुम मेरे पास रहो। आज तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो उसे आराम करने दो। खाना मैं बना देता हूँ। ठीक है बाबा, मुझे पता नहीं था कि आज माँ की तबीयत ठीक नहीं है। अब मैं उसे परेशान नहीं करूंगा। ठीक है मेरा प्यारा बेटा। अच्छा बोल तो, क्या खाना बनाऊं तेरे लिए? आलोक ने अंशु से पूछा। कुछ भी बना लो बाबा, मैं सब खा लूंगा। ठीक है, तू अब यहीं बैठ या बाहर। भोला काका के पास खेल, लेकिन माँ के पास मत जाना। ठीक है बाबा, मैं बाहर हूं। और अंशु बाहर जाकर बाड़ी में खेलने लगा। आलोक ने खाना बनाकर भोला काका को परोस दिया और अंशु को भी दे दिया। अंशु के खाना खा लेने के बाद आलोक बोले, लो बेटा, अपनी माँ को भी खाना खिलाओ। ठीक है बाबा। और इतना कहकर अंशु थाली लेकर नंदिनी के पास पहुंचा। लो माँ, खाना खा लो। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है, तू थाली ले जा। ठीक है। और इतना कहकर अंशु थाली लेकर आलोक के पास चला आया। आलोक बोले, अंशु तू भोला काका के पास जा, मैं तेरी माँ को खाना खिलाकर आता हूं। और आलोक थाली लेकर नंदिनी के पास पहुंचे और क्षमा भाव से बोले, माफ कीजिए, जो आज हुआ वह होना नहीं चाहिए था। वह सब क्रोधवश हुआ। मुझे पता है कि आज आपको मेरी वजह से बहुत कष्ट हुआ, लेकिन कृपा करके उसका गुस्सा आप खाने पर ना उतारे। नंदिनी गुस्से में तमतमाते हुए बोली, क्रोधवश? यह आपने जानबूझकर किया है। आपके मन में बात आई भी कैसे कि मैं आपसे ब्याह कर सकती हूं? मैं किसी की विधवा हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी मुझ पर हक जताकर अपनी ब्याहता बना लेगा। मैं अपने पति से अब भी बहुत प्यार करती हूं और हमेशा उन्हीं से करती रहूंगी, और मैं कल ही आपका घर छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं चाहिए आपकी रात, आपके घर में सर छुपाने की। इतनी बड़ी कीमत मांग ली आपने। शर्म नहीं आई आपको किसी विधवा की मजबूरी का फायदा उठाते हुए? कुछ तो रहम किया होता। यूं ही सबके सामने मेरी मांग में सिंदूर भर दिया। क्या जवाब दूंगी मैं अपनी अंतरात्मा को? मुझे खुद से घृणा हो रही है। और यह खाना लेकर आप कौन सी शांत मना देने आए हैं मुझे? जो आपको करना था वह तो आपने कर ही लिया। अभी इसी वक्त मेरे सामने से चले जाइए। मैं अभी अपने आपे में नहीं हूं। और आलोक थाली लेकर वापस आ गए। उनकी आंखें भी भर आई थीं। शायद 2 बूंद आंसू भी टपक गए, जो उन्होंने फौरन पोंछ लिए ताकि कोई देख ना ले। उस रात आलोक भी खाना खाए बिना ही सो गए। दूसरे दिन सुबह का माहौल भी एकदम सुस्त सा था। गौरी ने अपना काम कर लिया और बोली, बिटिया हम जा रहे हैं। नंदिनी बोली, काकी मैं भी आज यहां से चली जाऊंगी। गौरी बोली, एक बात कहे, अब तुम्हारा इस बच्चे के सिवा कोई नहीं है। वहां जाकर भी तुम क्या करोगे? पता है, एक अकेली औरत को यह समाज जीने नहीं देता। पता है बिटिया, हमने अपनी जिंदगी अकेले कैसे गुजारी है, यह हम ही जानते हैं। एक विधवा का कोई नहीं होता, और फिर तुम दिल से चाहो ना चाहो, लेकिन समाज के सामने तो तुम आलोक की व्याहिता हो। चांद सा बेटा मिल गया है तुम्हें, और आलोक भी दिल के बहुत अच्छे हैं। पूरा गांव उनकी इज्जत करता है। बस हमारे मन में जो बात थी वह हमने कह दी। आगे तुम्हारी मर्जी। अब तुम्हें क्या करना है यह तुम जानो। चली जाओगी तो ठीक, और अगर नहीं जाओगी तो किसी अनाथ बच्चे की जिंदगी संवर जाएगी। अच्छा, अब हम जाते हैं। और इतना कहकर गौरी चली गई।
गौरी की बातें सुनकर नंदिनी सोच में पड़ गई कि क्या फैसला ले। नंदिनी सोच विचार में थी कि वह यहां से जाए या नहीं। तभी अंशु भागते हुए आया और बोला, मां क्या तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? नहीं मेरे लाल, मैं तुम्हें छोड़कर भला कैसे जा सकती हूं, और तुमसे ऐसा किसने कहा? नंदिनी ने अंशु से पूछा। वह बोला, वो ना गौरी काकी कह रही थी। गौरी काकी तो कुछ भी कहती है। चल मैं स्नान करके आती हूं, फिर नाश्ता भी तो बनाना है। और ऐसा कहकर नंदिनी चली गई। स्नान करके उसने सूर्य भगवान को जल चढ़ाया और तुलसी के पौधे की पूजा की। तभी उसे रसोई से कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने जाकर देखा तो आलोक नाश्ते की तैयारी कर रहे थे। नंदिनी ने आलोक से कहा, चलिए आप सब छोड़िए, नाश्ता मैं बनाती हूं। आलोक बोले, आज बनाकर खिला दोगी, लेकिन कल से तो मुझे ही बनाना है, इसीलिए आदत डाल रहा हूं। कोई नहीं, आज तो आप चली ही जाएंगे। नंदिनी बोली, मैं कहीं नहीं जा रही अपने अंशु को छोड़कर। चलिए आप छोड़िए। और आलोक सब कुछ छोड़कर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लेकर बाहर चले गए। आज घर में थोड़ी रौनक थी, क्योंकि सबके चेहरों पर मुस्कान थी। दोपहर होने को थी, तभी सुनीता कुछ सामान लेकर नंदिनी के पास आई। नंदिनी बहन, मैं तुमसे कुछ कहने आई थी और कुछ देने। हाँ बहन, बोलो, क्या बात है? नंदिनी ने सुनीता से पूछा। सुबह माता के मंदिर गई थी, वहां से ये लाल चूड़ियां और सिंदूर लाई हूं। लाओ, तुम्हारी मांग में डाल दो, और ये लाल चूड़ियां तुम्हारी कलाइयों में पहना देती हूं, ताकि अब से कोई तुम पर उंगली ना उठा पाए। सुनीता ने नंदिनी से कहा। नंदिनी दुखी होकर सुनीता से बोली, लेकिन बहन, ये सब मेरे लिए क्यों? अभी कल के सदमे से मैं उबर नहीं पाई हूं, और आज तुम ये सब लेकर आ गई। सुनीता बोली, लेकिन बहन, ये सब करने से अगर तुम पर लोग उंगली उठाना बंद कर देते हैं तो क्या बुराई है? ये सब करने से समाज का मुंह बंद होता है, तो क्या बुरा है? ठीक है। और सुनीता नंदिनी की मांग में सिंदूर भरकर कलाइयों में लाल चूड़ियां पहनाकर चली गई। नंदिनी फौरन भागकर अंदर गई और आईने में खुद को देखने लगी। उसे आज फिर से अपनी मांग में सिंदूर भरा देखकर कलाइयों में चूड़ियां देखकर अच्छा लगा। तभी दोपहर का खाना खाने भोला काका आ पहुंचे। उन्होंने नंदिनी को इस रूप में देखकर कहा, अच्छी लग रही हो बिटिया, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। और नंदिनी अपनी पलकों के नीचे करके लजाते हुए बोली, काका अभी खाना लेकर आती हूं। भोला काका भी मन ही मन मुस्कुराते हुए बोले, बिटिया तुम्हारे लिए यही सही है, यहां तुम हमेशा खुश रहोगी। काश तुम्हारे मन में मालिक के लिए भी प्रेम पनप जाए। नंदिनी ने सबके लिए खाना परोसकर सबको बुलाया। आलोक खाना खाने रसोई में पहुंचे और नंदिनी का ऐसा रूप देखकर अंदर ही अंदर खुश हो गए। शाम को गौरी बर्तन मांजने आई और नंदिनी से पूछ बैठी, बिटिया तुम गई नहीं ना? कहां जा पाई काकी? अंशु का मुंह देखकर रह गए। नंदिनी ने जवाब दिया, हम तो कह देंगे कि बिटिया तुम्हारे लिए यही सही है, और आज मांग में सिंदूर भर अच्छी लग रही हो। हमेशा इसी तरह श्रृंगार में रहो, हमारा आशीर्वाद है। गौरी काकी बोली। नंदिनी ने सुहागन की तरह रहना तो शुरू कर दिया था, लेकिन आलोक को वह अभी भी माफ नहीं कर पाई थी। अब नंदिनी को आलोक के घर में रहते हुए 2 महीने बीत गए थे। उसने आंगन को हरा भरा बना दिया था। कई जगह फूलों के पौधे लगा दिए थे, कहीं पर गुलाब और गुलाब के पौधे, कुछ सब्जियां, जो भी आता घर की शोभा देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता और कहता, आलोक ने सही कहा था, घर में बिना औरत के शोभा नहीं रहती। आलोक इतना सुनते और खुश हो जाते, लेकिन अपने लिए अब भी नंदिनी की नाराजगी देखकर उनका मन खिन्न हो जाता। वह जब कभी नंदिनी को दूर से निहारते रहते, लेकिन जैसे ही नंदिनी उनकी तरफ देखती तो नजरें दूसरी ओर फेर लेते। भोला काका और गौरी की पारखी नजरों से यह सब छुपा नहीं था, और दोनों ही चाहते थे कि नंदिनी और आलोक एक हो जाएं, उनके बीच की दूरियां मिट जाएं। अगर भगवान ने दोनों को जोड़ा है तो बीच में काट क्यों रह जाए? ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। आलोक नंदिनी को पसंद करने लगे थे, और करें भी क्यों ना पसंद। नंदिनी जैसी सुख गृहिणी ने उनके बच्चे और बिखरे हुए घर को जो संवार दिया था। नंदिनी के आने से अब उनका घर जैसा लगने लगा था, लेकिन नंदिनी आलोक के मन के भाव को समझकर भी अनदेखा कर रही थी। वह आलोक को मन से क्षमा नहीं कर पा रही थी, लेकिन कभी कभी सोचती भी थी कि आलोक ने इतना बड़ा भी अपराध नहीं किया है जो क्षमा ना किया जा सके। उस समय उनके पास भी तो इसके सिवा और कोई चारा नहीं था। ऐसा तो नहीं कि मैं उनसे बेवजह नाराज हूं,
बस ऐसे ही दोनों के मन में उलझन भरे भाव थे, लेकिन एक दूसरे से व्यक्त करने में असमर्थ थे। तभी एक रोज आलोक के एक दोस्त के घर में शादी का निमंत्रण आया। आलोक के दोस्त की बहन की शादी थी। दोनों दोस्त बचपन से दोस्त थे और साथ में पढ़े भी थे। निमंत्रण मिलते ही आलोक ने नंदिनी से कहा, सुनिए। नंदिनी थोड़ा चिढ़कर बोली, जी कहिए। मेरे पास समय नहीं है। वह मैं यह कह रहा था कि मेरे दोस्त की बहन की शादी है और हमें अवश्य ही आशीर्वाद देने जाना पड़ेगा, तो आप जरा तैयारी कर लेती और जो भी आपको खरीदना है तो सुनीता भाभी के साथ जाकर ले आइए। यह रहे रुपए और बहन के लिए देने के लिए कोई तोहफा भी खरीद लीजिएगा, और हो सके तो आज और कल में सारी तैयारी कर लेना, क्योंकि परसों हमें निकलना होगा। आलोक ने नंदिनी से कहा। नंदिनी फिर तुनक कर बोली, ठीक है, ठीक है, मैं सब कर लूंगी, लेकिन भोला काका का क्या होगा? उनके लिए खाना कौन बनाएगा? आप चिंता ना करो, मैं उनका कुछ न कुछ इंतजाम कर दूंगा। और उन्होंने सुनीता को बुलवा लिया। सुनीता बहन, हम लोगों को एक शादी में जाना है, तो क्या आप मेरे साथ खरीदारी के लिए चल सकती हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, यह भी कोई पूछने वाली बात है। नंदिनी बोली, लेकिन बहन, एक समस्या है। अगर मैं शादी में चली गई तो भोला काका के खाने का क्या होगा? बस इतनी सी बात। वह मैं सब देख लूंगी, तुम चिंता मत करो, जाने की तैयारी करो, सुनीता बोली। सुनीता और नंदिनी ने साथ मिलकर खरीदारी पूरी कर ली। जिस रोज नंदिनी को जाना था तो गौरी बोली, ठहरो बिटिया, हम सुनीता बिटिया को बुलाकर लाते हैं, वही तुम्हें ठीक से तैयार करेगी। और सुनीता आ पहुंची नंदिनी को तैयार करने। सुनीता को आते हुए देखकर आलोक बोले, भाभी उनसे कहिए कि जो संदूक में गहने रखे हैं वह भी पहन ले। मैं कहूंगा तो नहीं पहनेंगी, लेकिन आप कहेंगी तो आपकी बात मान लेगी। ठीक है भाई साहब, आप चिंता ना करें, मैं मना लूंगी। और कुछ भी कहना है तो कह दूं उनसे कि आपने कहा है। सुनीता ने आलोक से ठिठोली करते हुए मुस्कुराकर कहा। आलोक अपने सर पर हाथ फेरते हुए शर्माते हुए बोले, कैसी बातें कर रही हैं भाभी, और इतना कहकर बाहर चले गए। सुनीता ने नंदिनी को तैयार किया और खुद ही देखकर बोली, लाओ तो जरा काजल का टीका लगा दो, कहीं नजर न लग जाए। तभी अंशु और नेहा भी आ पहुंचे। मां, आज तुम कितनी सुंदर लग रही हो। गौरी बोली, कसम से बिटिया, बहुत ज्यादा सुंदर खूबसूरत लग रही हो। भगवान करे तुम्हारा श्रृंगार ऐसे ही बना रहे। वाकई में नंदिनी का रूप आज देखने लायक था। तभी अंशु बाहर से आलोक का हाथ पकड़कर अंदर लाकर बोला, देखो ना बाबा, आज मां कितनी सुंदर लग रही है। आलोक ने जैसे ही नंदिनी को देखा तो कुछ बोल ही नहीं पाए और बस एक तक नंदिनी को निहारते रह गए। अंशु फिर बोला, बोलो ना बाबा, मां सुंदर लग रही है ना? आलोक ने सर हिलाकर हां में जवाब दिया। अंशु बोला, ऐसे नहीं बाबा, मुंह से बोलो कि सुंदर लग रही है। अरे हां, आज तेरी मां बहुत सुंदर लग रही है। और इतना कहकर आलोक बाहर चले गए। गौरी और सुनीता ने आलोक के भाव को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। कार में सामान रखा जा चुका था, बस सब निकलने ही वाले थे। बाहर आकर नंदिनी ने सुनीता से कहा, अच्छा बहन, चलती हूं, भोला काका का ख्याल रखना। और इतना कहकर नंदिनी कार में बैठ गई। कार चल पड़ी अपनी मंजिल की ओर। थोड़ी दूर चलने के बाद अंशु नंदिनी की गोद में सर रखकर सो गया था, और अब नंदिनी की भी बार बार आंख झपक रही थी और सब आलोक देख रहे थे। फिर से एक बार नंदिनी की आंख झपकी, लेकिन इस बार आलोक ने अपने कंधे का सहारा देकर नंदिनी के सर को टिका लिया कि वह ठीक से सो जाए, और ऐसे ही सफर जारी रहा। थोड़ी देर बाद नंदिनी की आंख खुली। उसने देखा कि वह आलोक के कंधे से टिकी है, तो झटपट अपना सर उनके कंधे से हटाकर आलोक को घूर कर देखा। आलोक भी मुस्कुराकर दूसरी ओर देखने लगे। अब शाम भी होने वाली थी और रास्ता भी पार हो चुका था। मुश्किल से 2-3 कोस बचा था। तभी नंदिनी ने कहा, रोको रोको, कार रोको। आलोक ने पूछा, क्या हुआ? मैंने मोड़ देखा, अभी मुझे उसे करीब से देखना है। आलोक नंदिनी की इस तरह की बचकानी हरकत देखकर हंस पड़े। आलोक का अपने ऊपर ऐसा हंसना देखकर नंदिनी चिढ़कर बोली, बढ़ाइए कार, अब मुझे कुछ नहीं देखना। आलोक बोले, नहीं, अब हम मोड़ देखकर ही जाएंगे, चलिए उतरिए कार से। और सब उतरकर मोरों के झुंड को देखने लगे। अंधेरा गहराने तक कार शादी वाले घर मेहमानों को लेकर जा पहुंची। दरवाजे पर पहुंचते ही नंदिनी ने अपना घूंघट थोड़ा लंबा कर लिया। आलोक अपने दोस्त प्रदीप से गले मिले और बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श किए, और नंदिनी ने भी बड़ों के चरण स्पर्श किए।
प्रदीप बोले, अरे मित्र, यह सब कब हुआ और हमें बताया भी नहीं? आलोक बोले, बहुत लंबी कहानी है मित्र, आराम से बैठकर सुनाता हूं। कुछ महिलाएं नंदिनी को अपने साथ अंदर लेकर चली गई और आलोक अपने मित्र प्रदीप के साथ जा बैठे। आलोक ने जलपान ग्रहण करते करते सारी कहानी कह डाली। प्रदीप बोले, अच्छा, तो यह सब अचानक ही हो गया, लेकिन यह बताओ, अब तो सब ठीक है ना? भाभी ने तुम्हें स्वीकार कर लिया या नहीं? तुझसे प्रेम करने लगी है या नहीं? आलोक ने उत्तर दिया, पता नहीं। प्रदीप ने पूछा, पता नहीं, इसका क्या मतलब? हाँ या नहीं? हाँ मित्र, कुछ पता नहीं। प्रदीप ने फिर पूछा, और तुम्हारी तरफ से? आलोक बोले, वह भी पता नहीं, अभी पूरी तरह से उन पर निर्भर है सब कुछ। बस जिस दिन उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया तो मैं भी नहीं करूंगा। मतलब आपको कोई एतराज नहीं? आप शायद भाभी को पसंद करने लगे हैं। प्रदीप बोले, और इसी दौरान इन्हीं दोनों का वार्तालाप जारी रहा। नंदिनी को महिलाएं भीतर ले गई। प्रदीप की पत्नी बोली, आओ बहन, संकोच मत करो, भाई साहब ने दूसरा ब्याह भी कर लिया और हमें बुलाया भी नहीं। प्रदीप की पत्नी विमला ने नंदिनी को उलाहना दिया, वो क्या है जीजी, सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि किसी को बुलाने का मौका नहीं मिला। नंदिनी अपनी सफाई में बोली। तभी आलोक जी के गांव आने वाले मेहमान की पत्नी रेणुका बोली, क्यों झूठ बोलती हो बहन? अचानक से सब कैसे हो गया? मैं आप सबको सच्चाई बताती हूं। हुआ यूं कि यह नदी किनारे बेहोशी में अंशु को मिली थी और अंशु इन्हें अपनी मां समझकर घर ले आया। जब गांव के बड़े बुजुर्गों ने आलोक पर उंगली उठाना शुरू कर दिया तो एक दिन आलोक ने गुस्से में आकर इनकी मांग भर दी। मर्दों का क्या है, और फिर अपने से 8 या 10 साल छोटी पत्नी मिले तो कोई भी मर्द शादी करने को राजी हो जाएगा। तभी विमला बोली, कैसी बातें कर रही हो बहन, बिना बात के किसी के बारे में ऐसे नहीं बोलते। जो भी हो, अब तो यह भाई साहब की पत्नी है। कोई किसी को मजबूरी में बहन बनाता है और कोई मजबूरी में पत्नी बनाता है। अब यह तो वही जाने, भला मैं कैसे किसी के मन की जान सकती हूं? रहने दीजिए रेणुका बहन, यहां सब कविता को आशीर्वाद देने आए हैं, शादी अच्छे से निपट जाए बस। विमला बोली, अरे भाई, मुझे क्या लेना देना दुनियादारी से? वह तो मैं गलत को गलत और सही को सही कह रही थी। और इतना कहकर रेणुका वहां से चली गई। खड़े खड़े नंदिनी की बड़ी बड़ी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। फिर विमला नंदिनी से बोली, चलो हटो बहन, तुम भी क्या फालतू की बातें लेकर अपना मन खराब कर रही हो? लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं, तो इसका मतलब है कि तुम ताम्र इसी बात पर रोती रहोगी। चलो हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लो, बहुत भारी साड़ी पहन रखी है तुमने, इसमें काम भी तो नहीं करते। बनेगा, जब कल बारात का समय हो तब फिर से इसे पहनकर अच्छे से तैयार हो जाना। और इतना सुंदर चेहरा उदास अच्छा नहीं लगता, जरा मुस्कुराओ तो। और फिर विमला की बात सुनकर नंदिनी मुस्कुराती। इसके बाद वह कपड़े बदलकर शादी के कामकाज में लग गई। खाना खाने के बाद पहले पुरुषों की और फिर बाद में महिलाओं की पंगत लगी। खाने के बाद सब फुर्सत में थे। तभी विमला नंदिनी से बोली, चलो बहन, बन्नी के हाथों में मेहंदी तो लगा दो। नंदिनी खुश होकर बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं। तभी विमला की सास वहां आकर बोली, कैसी बातें कर रही हो विमला, पता है ये पहले विधवा थी और दूसरी शादी में ना पंडित था और ना फेरे हुए थे। कैसी शादी और कैसी विधि? मेरी बेटी की जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली है, इसीलिए उसके हाथों में ऐसी औरत के हाथों से मेहंदी नहीं लगनी चाहिए जो यूं ही किसी गैर मर्द के घर में रह रही हो। और मुझे इनके गांव की रेणुका ने सब बता दिया है। तब विमला बोली, ये सब बीती बातें हैं मांझी, जो भी हो, लेकिन अब वह आलोक जी की पत्नी है। नहीं, ये सब मैं नहीं मानती। विमला की सास बोली। यह सब सुनकर तब तक अंशु आलोक को अंदर लाकर बोला, बाबा, इन दादी ने मां के बारे में कुछ कहा, और मां की आंखों से आंसू निकल पड़े। तभी विमला की सास बोली, क्या गलत कहा मैंने? ना पंडित, ना फेरे और ना बाराती, और फिर कैसी शादी? तब तक प्रदीप भी वहां आ पहुंचे और आलोक उनसे बोले, क्षमा करना मित्र, मैं यहां अब एक क्षण भी नहीं रुक सकता। लेकिन क्यों मित्र? प्रदीप ने आलोक से पूछा। जहां मेरी पत्नी का अपमान हो वहां मैं कैसे रुक सकता हूं? मैं अभी इसी समय अपने परिवार सहित यहां से जा रहा हूं। क्षमा करना मित्र, आप जब भी कहेंगे मैं आपके हर कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा, लेकिन अभी आज्ञा दीजिए। उन्होंने नंदिनी से अंदर से सामान लाने को कहा और उसी समय प्रदीप से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कार में परिवार सहित जा बैठे।
यह सब देखकर नंदिनी के मन में आलोक के प्रति प्रेम के बीज ने अंकुर का रूप ले लिया था। प्रदीप का घर गुस्से में छोड़ तो दिया, लेकिन रात का समय और इतना लंबा सफर, जो ही गांव छूटता जा रहा था वैसे ही डर भी बढ़ता चला जा रहा था। डर सभी रहे थे, लेकिन एक दूसरे से व्यक्त नहीं कर रहे थे। भगवान का शुक्र था कि उस दिन उजियारी रात थी, मतलब चांद की रोशनी पूर्णतः धरती पर पड़ रही थी। लेकिन चाहे जो हो, रात तो रात होती है। कहीं उल्लू की आवाज डरा जाती तो झाड़ियों में सांप गोहरे की सरसराहट सुनाई दे जाती। फिर भी सफर जारी था, क्योंकि रुकने का भी कोई फायदा नहीं था। तभी अचानक न जाने कहां से 2-3 डाकू झाड़ियों से बड़ी बड़ी कटार के साथ निकले और गाड़ी रुकवाकर ड्राइवर और आलोक को पकड़ लिया। तब डाकुओं का सरदार उनसे बोला, क्या क्या सामान है तुम्हारे पास, सब निकालो। तब आलोक ने अपनी घड़ी, अंगूठी, चैन और बटुआ निकाल कर दे दिया। तब उनमें से एक डाकू बोला, गाड़ी में जो महिला हो उसे कहो अपने सब गहने दे दे, नहीं तो अभी तुम्हारा गला रेत दूंगा। यह सुनकर नंदिनी गाड़ी से उतरकर आई और उन लोगों से बोली, ऐसा न कहें भाई जी, ये रहे मेरे सारे गहने और कृपया करके इन्हें छोड़ दीजिए। तब डाकुओं का सरदार बोला, तुमने हमें भाई कहा है बहन, बिना गाली के हमसे कोई बात नहीं करता। तुम चिंता मत करो, हमें तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। हम तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और हम में से कोई एक तुम लोगों को तुम्हारे गांव तक छोड़कर आएगा, क्योंकि आगे और भी डाकू मिल सकते हैं। और फिर ऐसा ही हुआ। डाकुओं का सरदार अपने वचन का पक्का निकला और उसने अपने 2 साथियों को उन लोगों के साथ गाड़ी के साथ साथ भेज दिया। फिर आधी रात तक सब घर पहुंच गए। नंदिनी और आलोक ने उन डाकुओं का शुक्रिया अदा किया और नंदिनी ने उन डाकुओं को जलपान कराकर ही वापस जाने दिया। साथ में उन डाकुओं के साथियों के लिए भी बहुत सा नाश्ता बांध दिया। जब वे दोनों डाकू चले गए तो तब नंदिनी ने आलोक जी से पूछा, ऐसा भी क्या गुस्सा कि आधी रात को शादी का घर छोड़कर चले आए? आलोक बोले, था कुछ कारण, किसी का दिल जीतना था जो अभी तक नहीं जीत पाया। किसी को अंशु की मां कहने का हक भी पाना है और यह भी तो जानना था कि उसे मेरी कितनी चिंता है। नंदिनी ने पूछा, तो क्या पता चला? आलोक जी बोले, लगता तो है कि शायद कोई मुझसे थोड़ी बहुत हमदर्दी तो रखता है। यह सुनकर नंदिनी शर्मा गई, लेकिन बोली, कुछ नहीं। तब फिर से आलोक ने नंदिनी से कहा, आप भी तो अपनी जान जोखिम में डालकर गाड़ी से उतर पड़े। नंदिनी बोली, हाँ, मुझे भी तो किसी का दिल जीतना था, ताकि मैं भी किसी को अंशु के बाबा कह सकूं। तो बनोगी मेरे अंशु की मां, करोगी एक बार सबके सामने मुझसे विवाह? आलोक ने नंदिनी से पूछा और नंदिनी शर्माते हुए आलोक के गले से लग गई। आज दोनों दिल से एक दूसरे के हो गए थे और अंशु को सदा के लिए मां का स्नेह मिल गया था। दर्शक बंधु, तकदीर यह एक ऐसा शब्द है जो हमारी जिंदगी की हर राह में साथ चलता है। कभी यह हमें ऐसी कठिनाइयों से गुजारता है कि जीना तक दुश्वार हो जाता है, और कभी वही तकदीर हमारी झोली में खुशियों का समंदर भर देती है। तकदीर हमें बहुत कुछ सिखाती है, धैर्य, विश्वास, सहनशीलता और सबसे बढ़कर उम्मीद। नंदिनी की कहानी भी कुछ ऐसी ही रही। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि तकदीर से कभी नहीं रूठना चाहिए। जो आज हमारी आंखों से आंसू बहा रही है, वही कल हमारी आंखों में चमक भी भर सकती है। तकदीर कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करती, बस उसका न्याय समझने में वक्त लगता है। अंततः जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तकदीर कभी हंसाती है, कभी रुला देती है, कभी जिंदगी के सन्नाटे भिगा देती है, कभी छीन लेती है तो कभी लौटा देती है, कभी अजनबी को भी अपना बना देती है। दर्शक बंधु, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।